नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और आपके दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं। आज फिर से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, ये कहानी साहस, रहस्य और रोमांच से भरी एक अद्भुत यात्रा की है, जहां दोस्ती, संघर्ष और लालच के बीच इंसानी जज्बा उभर कर सामने आता है। सब कुछ तब शुरू होता है जब एक रहस्यमय समुद्री टापू पर गुमशुदा खजाने और अजीब घटनाओं के बीच रौनक, शिवम, सैम और उनके साथियों की टीम फंस जाती है। इस टापू पर एक अदृश्य खतरा मंडरा रहा है। आदमखोर जानवर, जहरीली झीलें और खतरनाक इल्यूमिनाटी ग्रुप जो दुनिया पर राज करने की साजिश रच रहा है। उनकी जान बचाने का रास्ता है साहसिक योजना, इंडियन नेवी का समर्थन और एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान और काले कारनामों के बीच झूलता है। क्या ये सभी दोस्त मौत के इस जाल से निकल पाएंगे? क्या वे दुनिया के नक्शे से गायब इस खतरनाक टापू के रहस्यों को उजागर कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सचमुच एक श्राप था या सिर्फ विज्ञान? जानने के लिए कहानी में डूब जाइए, जहां हर मोड़ पर आपको हैरान कर देने वाली घटनाएं इंतजार कर रही हैं। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। डर और खौफ का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी मेरी जुबानी सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। आज का दिन काफी सुहाना होने वाला है। रौनक अपने सर का पसीना पोंछते हुए बोला, बिल्कुल, आज तो दिन की शुरुआत ही काफी अच्छी हुई है। रणधीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दरअसल रौनक, रणधीर, दिवेश, मोहित और करीम कॉलेज से ही दोस्त थे। सबको कॉलेज से ही कुछ रोमांचक करना था। जब कॉलेज खत्म होने के बाद लाख कोशिश करने पर भी किसी को मनचाही नौकरी नहीं मिली, तो सब ने मिलकर खुद का कुछ करने का सोचा। इसलिए इन सब ने मिलकर एक नाव खरीदी। यह लोग समुद्र के उस हिस्से में जाते जहां पर किसी भी देश की कोई सीमा न आती हो। वहां जाकर यह पुराने डूबे हुए जहाज खोजते और उसमें से कीमती सामान निकाल लेते, क्योंकि जो भी चीज इंटरनेशनल वाटर में आती हो उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता। वह चीज जिसने उसको खोजा उसकी हो जाती है। फिर यह लोग उस सामान को म्यूजियम में बेचकर अच्छे खासे पैसे बनाते। आज भी इनका साथ किस्मत ने काफी अच्छे से निभाया था। आज इनके हाथ ब्रिटिश काल के कुछ डूबे हुए संदूक लगे थे, जिनमें बहुत सारा कीमती सामान रखा हुआ मिला। इन संदूकों को इन्होंने एक डूबे हुए जहाज से निकाला था। जहाज धीमे धीमे किनारे की ओर बढ़ रहा था। सभी लोग अपने आज के काम से खुश लग रहे थे। रौनक ने हमेशा की तरह रणधीर और दिवेश को मिले हुए दोनों संदूकों को तलाशने को कहा और वह मोहित और करीम से मिलने कंट्रोल रूम में चला गया। रणधीर और दिवेश दोनों ही संदूकों को खोलकर देखने के लिए काफी बेताब थे। रौनक के बोलते ही उन्होंने संदूकों को खोलकर उसमें मिली हुई चीजों को परखना शुरू कर दिया और उनकी लिस्ट बनाने लग गए। रणधीर और दिवेश दोनों पुरातत्व विशेषज्ञ थे। बचपन से इतिहास में रुचि होने की वजह से उन्हें काफी जानकारी थी। कंट्रोल रूम में मोहित और करीम जहाज चला रहे थे। दोनों ही होशियार इंजीनियर थे। जहाज की कोई भी गड़बड़ी ये लोग चुटकियों में ठीक कर लेते थे। आज के काम के बाद मोहित यह काम छोड़ने वाला था, पर उसने यह बात अब तक किसी को नहीं बताई थी। वह इन सब से अलग होना चाहता था। उसे एक प्राइवेट कंपनी से जॉब की अच्छी ऑफर भी आई थी, पर असली वजह कुछ और ही थी। करीम अपनी ही धुन में मोहम्मद रफी के गाने गुनगुना रहा था। अचानक उसका ध्यान सोच में डूबे हुए मोहित पर गया। उसने मजाक करते हुए मोहित से कहा, क्या मियां, क्या सोच रहे हो? भाभी का ख्याल तो नहीं आ गया ना? मोहित ने गंभीर होते हुए कहा, यार करीम, मैं आज आखिरी बार आप सबके साथ काम कर रहा हूं। मैं यह काम छोड़ना चाहता हूं। अब घर वाले शादी के लिए जोर दे रहे हैं और शालिनी को यह काम पसंद नहीं है। शालिनी मोहित की गर्लफ्रेंड थी, जिससे वह शादी करना चाहता था,
पर शालिनी को मोहित का काम पसंद नहीं था। हालांकि इस काम में पैसा बहुत था, पर जान की जोखिम भी थी। करीम को मोहित की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ मोहित, तुमको तो यह काम पसंद है और पैसा भी तो अच्छा मिलता है। ऊपर से हम सब दोस्त भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। सबने इसी से तो इतना कुछ पाया है, और शादी के बाद भी तो तुम यह काम कर सकते हो ना। मोहित ने जवाब दिया, वह बात तो ठीक है करीम, पर उस समय मजबूरी थी। मुझ पर काफी कर्ज था जो चुकाना था, इसीलिए मैं सबके साथ जुड़ गया था। पर अब जब मेरी शादी की बात शालिनी के घर वालों से हुई तो उन्होंने यह शर्त रखी है कि जब तक मैं कोई अच्छी नौकरी नहीं कर लेता तब तक वे शादी के लिए राजी नहीं होंगे। यह सब बातें रौनक पीछे से सुन रहा था। उसे मोहित की बात सुनकर काफी दुख हुआ। आखिर मोहित और रौनक बहुत करीबी दोस्त थे और मोहित ने यह बात अब तक रौनक से छुपाई थी। पर रौनक ने कुछ भी जाहिर नहीं किया और पीछे से मोहित और करीम से बोला, तो पार्टी के लिए तैयार? दोनों ही रौनक की आवाज सुनकर चौंक गए और मोहित थोड़ा घबरा गया। करीम ने बात पलटते हुए पूछा, किस बात की पार्टी मियां? उस पर रौनक ने जवाब दिया, वही हमेशा की तरह, मेरी तरफ से कुछ पाने की खुशी में। रौनक की यह आदत थी कि जब भी उसे कुछ मिलता तो वह सबके साथ मिलकर एक छोटी सी पार्टी मनाता। इधर दिवेश और रणधीर काफी खुश दिख रहे थे। उन्हें संदूकों में से बहुत सी अनमोल चीजें मिल रही थीं, जैसे कि पुराने जमाने के बर्तन, कुछ कपड़े और एक छोटा संदूक जो काफी महंगा लग रहा था। जब उन्होंने उसे खोलकर देखना चाहा तो वह उनसे खुला नहीं। यह संदूक काफी अलग था। उस पर एक ऑक्टोपस का चित्र था। ऐसा लग रहा था कि ऑक्टोपस ने डिब्बे को कस के बंद किया हुआ है। तभी रणधीर ने कहा, चलो इसे लेकर टीम के पास चलते हैं। वैसे भी आज का हमारा काम काफी है और सुबह से चाय भी नहीं मिली। चलकर टीम के साथ चाय पर डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना है। दिवेश भी काफी थक गया था तो वह भी राजी हो गया। उन्होंने उस ऑक्टोपस वाले संदूक को उठाया और केबिन लॉक करके कंट्रोल रूम में निकल गए। सुबह के करीब 11 बज रहे थे। सभी कंट्रोल रूम में एक साथ चाय पी रहे थे। तभी रणधीर ने ऑक्टोपस वाला वह संदूक टेबल पर रखते हुए कहा, उन बड़े संदूकों में बहुत कुछ मिला है और यह भी उन्हीं में से एक है, पर यह खुल नहीं रहा है। सबकी नजरें अब उस संदूक पर थीं। सबने बारी बारी उस संदूक को अच्छे से चेक किया। जब मोहित की बारी आई तो उसने करीम से टूलकिट लाने को कहा। इस बात पर सभी चौंक गए। दिवेश ने कहा, मोहित, हमें ताबूत को काटना नहीं है, वह काफी पुराना है और कीमती भी। बस तुम देखते जाओ, मोहित ने जवाब दिया। मोहित ने टूलकिट में से 4 छोटे स्क्रू ड्राइवर निकाले और उन्हें एक एक करके ऑक्टोपस के चित्र पर अलग अलग जगह बने छोटे छेद में डालने लगा। अचानक एक खट की आवाज से वह संदूक खुल गया। सभी हैरान थे। तब मोहित ने कहा, यह एक लिवर मैकेनिज्म लॉक है। ऐसा ही लॉक मैंने अपने वर्कशॉप के लिए डिजाइन किया है। सभी ने मोहित की तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देखा। दिवेश ने संदूक खोलकर अंदर की चीजों को परखना शुरू किया। सभी की नजर अब संदूक पर थी। इतने साल समुद्र के खारे पानी में भी वह काफी अच्छी तरह से बचा रहा था और आज भी वह उतना ही खूबसूरत था जितना पहले कभी हुआ होगा। संदूक के अंदर उन्हें एक छोटी पोटली मिली और एक चमड़े के कवर वाली डायरी, जिस पर इंग्लिश में सर विलियम जे लिखा हुआ था। अब रणधीर भी उन चीजों की तलाशी लेने लगा। उसने पोटली खोली तो उसके अंदर उसे एक इंसानी दांत मिला जो आम आदमी के दांत से काफी बड़ा था और कई सोने के बिस्किट्स मिले। सोने के बिस्किट्स देखकर सभी खुशी से चिल्लाने लगे, पर सोने के बिस्किट्स देखकर रौनक चौंक गया। रौनक ने कहा, अजीब बात है, इन सोने के बिस्किट्स पर कोई निशान क्यों नहीं है? तभी रणधीर के हाथ से चाय का कप नीचे गिर पड़ा। सबका ध्यान रणधीर की तरफ गया। देखा कि रणधीर और दिवेश दोनों ही डायरी को खोलकर उसमें कुछ घूर रहे थे। वे दोनों डायरी में इतना खो गए थे कि कप टूटने की आवाज से भी उनके होश जगह पर नहीं आए। अचानक रणधीर ने कहा, यह तो नामुमकिन है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। दिवेश, जरा लैपटॉप लाओ और नक्शा निकालो। तभी करीम ने देखा कि उनके नाव के कंपास अचानक घूमने लगे थे, जो काफी अजीब था।
पर करीम ने उसे एक मैकेनिकल ग्लिच समझकर नजरअंदाज कर दिया। जहां थोड़ी ही देर पहले सब लोग खुश लग रहे थे और चाय का मजा ले रहे थे, वहीं संदूक की चीजों को देखकर सभी थोड़े चुप और गंभीर हो गए थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। वह बड़ा सा इंसानी दांत उस पोटली में क्यों है? वह सोने के बिस्किट्स किसके हैं? और सबसे अजीब बात, उस डायरी में ऐसा क्या है जो रणधीर और दिवेश को परेशान किए जा रहा था? रणधीर ने चिल्लाते हुए कहा, यह तो नामुमकिन है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है। दिवेश, जरा लैपटॉप लाओ और नक्शा निकालो। यह सुनकर दिवेश वहां से भागते हुए उनके केबिन से लैपटॉप और नक्शा ले आया। दोनों ही किसी रोबोट की तरह काम कर रहे थे। दिवेश नक्शे पर स्केल और पेंसिल से मार्किंग करने लगा और रणधीर ने लैपटॉप पर ऑनलाइन मैप चेक करना शुरू किया। कंट्रोल रूम में सभी लोग लगभग 20 मिनट से रणधीर और दिवेश की गड़बड़ देख रहे थे। तभी रौनक ने उन्हें टोकते हुए कहा, ऐसा क्या मिल गया आप लोगों को? जरा हमें भी तो बताओ। इस बात पर ना तो दिवेश और ना ही रणधीर ने कुछ जवाब दिया। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें अली बाबा का खजाना मिल गया हो। उनकी गड़बड़ इतनी बढ़ गई थी कि बाकी सब सिर्फ उन्हें ही देख रहे थे। माय गॉड, रणधीर ने फिर से चिल्लाया। वह और दिवेश सब कुछ सोच में डूबे हुए लग रहे थे। फिर दिवेश ने पूरी टीम से कहा, यह जो डायरी है, यह एक समुद्री टापू बेट के बारे में बता रही है जो अब तक खोजा ही नहीं गया। यह आज के आधुनिक सैटेलाइट मैप में भी नहीं दिखाई देता। तभी करीम ने उसकी बात को काटते हुए पूछा, क्या तुमने ठीक से चेक किया? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि उसे अब तक किसी ने नहीं देखा हो। रणधीर ने करीम से गुस्से में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि हमने ठीक से चेक नहीं किया? हमसे कोई गलती नहीं हुई है। माहौल की गर्मी को मोहित ने भांपते हुए कहा, आज के काम से हम सब काफी थक चुके हैं, तो क्या हम ये बात शाम में डिस्कस करें? इस बात पर रौनक ने भी मोहित का साथ दिया और कहा, आज हमेशा की तरह कुछ मिलने की खुशी में मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो शाम 6 बजे ऑफिस में मिलते हैं। वहीं पर इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सबने इस बात पर हामी भरी और उनकी बोट किनारे की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। थोड़ी देर पहले जहां सभी लोग हंसी खुशी बातें कर रहे थे, वहीं अब सब किसी विचार में खोए हुए लग रहे थे। उनकी नाव किनारे पर लगी तो सबने रणधीर और दिवेश का सामान उतारने में मदद की और फिर यह सब सामान ऑफिस में ले गए। सबने ऑफिस लॉक करके अपने अपने घर जाने की तैयारी शुरू की। तभी दिवेश और रणधीर ने उस ऑक्टोपस वाले संदूक को घर पर साथ ले जाने की जिद की। यह देखकर रौनक को काफी अजीब लगा, क्योंकि अब तक उन्होंने इस तरह का उतावलापन कभी नहीं दिखाया था। रौनक ने रणधीर और दिवेश से कहा, देखो, आज हम सब काफी थके हुए हैं और तुम भी थक गए होंगे, तो पहले थोड़ा आराम कर लो, फिर चाहो तब वापस आ जाना। मैं ऑफिस और लॉकर की चाबियां सिक्योरिटी केबिन में थापा के पास देता जाऊंगा। रौनक की यह बात सभी को पसंद आई और सबने मिलकर रणधीर और दिवेश को समझाया। फिर सभी अपने अपने घर चले गए। रौनक 4 बजे घर से ऑफिस के लिए निकल गया। उसे शाम की पार्टी की तैयारी भी करनी थी और म्यूजियम के मैनेजर से आज के सामान की डीलिंग भी करनी थी। ऑफिस पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड थापा ने गेट खोला और रौनक का वेलकम किया। रौनक ने थापा को पार्टी के लिए कुछ सामान और खाने पीने की चीजें डिलीवर करने को कहा। जब रौनक ने ऑफिस और लॉकर की चाबियां मांगी तो थापा बोला, रणधीर और दिवेश साहब अंदर ही हैं, वह आपसे पहले आ गए थे। अच्छा, ठीक है, रौनक ने कहा और कार पार्क करने पार्किंग में चला गया। जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि रणधीर और दिवेश अभी भी उस संदूक के पास कुछ किताबें और नक्शे लेकर बैठे थे। रौनक ने उन्हें बिना डिस्टर्ब किए अपने केबिन में चला गया और आज के सामान की फोटो और लिस्ट, जो कि रणधीर और दिवेश ने बनाई थी, देखने लगा। कुल मिलाकर आज का सामान 40 लाख का था। वाह, आज तो काफी सामान मिला है। रौनक काफी खुश था। ठीक 5 बजे म्यूजियम का मैनेजर ऑफिस आया। रौनक ने उनका स्वागत करते हुए कहा, आइए आइए सोलंकी साहब, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। थैंक यू जो आपने अपना कीमती समय निकालकर यहां आने की तकलीफ की। उस पर मैनेजर ने कहा, अरे रौनक साहब, इसमें थैंक यू कैसा, ये तो मेरा काम ही है।
सुना है आज आपको काफी पुरानी चीजें मिली हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? रौनक ने जवाब देते हुए पूछा। रौनक साहब, आपके हाथों की चाय मिले तो मजा आ जाएगा, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी से सोलंकी साहब। दरअसल रौनक को चाय का काफी शौक था, इसीलिए उसके ऑफिस में इलेक्ट्रिक केतली और चाय का सामान हमेशा मौजूद रहता था। यह एक बिजनेस स्ट्रेटजी भी थी जिससे वह खरीदार को अपनेपन का एहसास दिलाता था। चाय बनने तक थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद रौनक ने मैनेजर को सामान की तस्वीरें दिखाई। मैनेजर भी काफी खुश हुआ और उसने उस सामान की कीमत देने को राजी हो गया। तभी मैनेजर का ध्यान एक तस्वीर पर गया। उसने रौनक से पूछा, आपको यह कहां से मिला? वह तस्वीर उन संदूकों की थी जिनमें से यह सामान मिला था। रौनक ने बताया, यह हमें समुद्र में डूबे हुए एक जहाज से मिला है। मैनेजर ने तस्वीर पर मार्कर से एक निशान बनाया और कहा, यह जो आईसी लिखा हुआ है उसे ध्यान से देखिए। रौनक ने गौर से देखा तो एक संदूक पर धुंधला सा कुछ लिखा हुआ था। रौनक ने मैनेजर से पूछा, क्या है यह? मैनेजर ने जवाब दिया, दरअसल यह ईस्ट इंडिया कंपनी का निशान है। जिस संदूक पर आईसी लिखा था उसमें से ई मिट चुका था। उस सामान को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यह जहाज 1700 के आसपास डूबा होगा। तभी सिक्योरिटी से कॉल आया कि पार्टी की तैयारी हो चुकी है और टीम के बाकी साथी आना शुरू हो गए हैं। रौनक ने म्यूजियम मैनेजर को लॉकर रूम चलने को कहा, जहां वह सामान को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता था। सामान देखकर मैनेजर और भी खुश हो गया, क्योंकि इतने समय गुजर जाने के बाद भी सारा सामान अभी भी अच्छी हालत में था। रौनक ने मैनेजर को भी पार्टी में रुकने को कहा, पर मैनेजर ने जवाब दिया, रौनक साहब, बुरा मत मानिए, पर मेरी किसी और के साथ 6 बजे की अपॉइंटमेंट है, इसीलिए मुझे जाना होगा। रौनक ने कहा, सोलंकी साहब, इस बार तो आपको जाने दे रहा हूं, पर अगली बार कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको पार्टी में आना ही होगा। मैनेजर और रौनक दोनों रौनक की इस बात पर मुस्कुराए। इसके बाद मैनेजर रौनक से विदा लेकर चला गया। अब रौनक की नजर रणधीर और दिवेश पर पड़ी। वे दोनों संदूक को लेकर कुछ नोट्स बना रहे थे। रौनक ने उनके केबिन का दरवाजा खटखटाया और उन्हें 6 बजने का इशारा किया। उन दोनों ने अंदर से ही सिर हिलाकर इशारा दिया और वापस काम में लग गए। रौनक ऑफिस से बाहर गार्डन में आया, जहां पार्टी का इंतजाम किया गया था। रौनक देखकर हैरान था कि इतने कम समय में थापा ने इतनी सारी तैयारियां कैसे की। रौनक ने थापा को बुलाया और उसे इनाम के रूप में 2000 का नोट दिया। थापा काफी खुश हुआ और रौनक का शुक्रिया अदा करके वहां से चला गया। हो न हो, कहीं न कहीं रौनक भी उसी संदूक के बारे में सोच रहा था। क्या सच में वह संदूक कुछ छिपा रहा है? ऐसा कौन सा राज है उस समुद्री टापू बेट का जिसका डायरी में जिक्र है और जिसे अब तक कोई खोज नहीं पाया? या वह डायरी झूठ बोल रही है? ऐसा लग रहा था कि उस अनजान टापू ने इन सब का ध्यान अपनी ओर खींच रखा हो। रौनक ने घड़ी देखी, 6 बज चुके थे। करीम अपनी मंगेतर पूजा के साथ आया। उसने और पूजा ने रौनक को हेलो कहा। रौनक ने भी हंसते हुए उनका स्वागत किया। तभी मोहित भी अपनी मंगेतर शालिनी के साथ वहां आया। यह पहली बार था जब मोहित ने ऑफिस पार्टी में शालिनी को साथ लाया था। मोहित ने शालिनी का परिचय रौनक, करीम और पूजा से कराया। सबने शालिनी का स्वागत किया। तभी मोहित ने रौनक से पूछा, रणधीर और दिवेश कहाँ हैं? क्या वो दोनों अभी तक नहीं आए? रौनक ने जवाब दिया, वो लोग अभी भी उस ऑक्टोपस वाले संदूक को लेकर बैठे हैं। मोहित ने करीम से कहा, तुम शालिनी और पूजा को ऑफिस क्यों नहीं दिखाते? करीम, शालिनी और पूजा वहां से ऑफिस की ओर निकल गए। मोहित ने रौनक से हैरान होते हुए पूछा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? क्या सच में वे उस डायरी और संदूक को सीरियसली ले रहे हैं? मुझे तो वह सब बकवास लगता है। रौनक ने नाराजगी भरी आवाज में कहा, हाँ, और आज के बाद तुम्हें उन सबको सीरियसली लेना भी नहीं पड़ेगा। मोहित समझ गया कि रौनक को उसके जॉब छोड़ने वाली बात का पता चल गया है। उसने दुखी होते हुए कहा, बुरा मत मानो यार, मेरी मजबूरी है, वरना शालिनी के घर वाले शादी के लिए राजी नहीं होंगे।
रौनक भी थोड़ा दुखी था क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त अब उससे बिछड़ने वाला था। रौनक ने मोहित से पूछा, आगे क्या प्लान है? मोहित ने कहा, एक बड़ी कंपनी में ऑफर मिला है, तनख्वाह भी काफी है। मोहित की इस बात पर दोनों जोर से हंस दिए। रौनक ने हंसते हुए कहा, आजकल इंजीनियर को कब से अच्छी तनख्वाह देने लगे। मोहित ने भी हंसते हुए जवाब दिया, अब मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तभी वहां दिवेश और रणधीर भी पहुंच गए। रौनक ने कहा, अब यह करीम कहां रह गया? मोहित ने इशारा करते हुए कहा, वो देखो कैसे बिरयानी को घूर रहा है। अब रौनक ने सबको एक जगह बुलाया और कहा, मेरे पास एक खुशखबरी है जो पार्टी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। आज का हमारा खोजा हुआ सामान 40 लाख का गया है, तो इस हिसाब से सबके हिस्से पर 8 लाख आएंगे। मैं आपके अकाउंट्स में यह अमाउंट 2 से 3 दिनों में ट्रांसफर कर दूंगा। रौनक की यह बात सुनकर सब खुशी से चिल्लाने लगे। खुश भी क्यों न हो, यह उनकी मेहनत का फल था। पार्टी शुरू हो गई। सब मस्ती में बॉलीवुड के गानों पर झूम रहे थे। मोहित और शालिनी तो किसी प्रोफेशनल डांसर की तरह नाच रहे थे। दूसरी तरफ करीम और पूजा भी कुछ कम नहीं थे। रौनक एक कुर्सी पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए यह सब एंजॉय कर रहा था। दिवेश और रणधीर एक तरफ बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। तभी करीम ने सबको खींचते हुए डांस करने के लिए बुला लिया। सब काफी खुश लग रहे थे। डांस खत्म होने के बाद सबने भरपेट खाना खाया और फिर गपशप करने बैठ गए। तभी मोहित खड़ा हुआ और बोला, गाइस, आज से मैं आप लोगों के साथ काम नहीं कर पाऊंगा। मैं और शालिनी शादी करने वाले हैं। मैंने आपके साथ जो भी पल बिताए हैं उन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मोहित की आंखों में आंसू आ गए थे। वह आगे बोला, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, इसीलिए अब तक यह बात आप लोगों से छुपाई थी, पर अब मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहता। मोहित की यह बात सुनकर सबके दिल भर आए। सबकी आंखें आंसुओं से नम थीं, पर यह एक खुशी की बात भी थी कि अब मोहित की शादी को मंजूरी मिल जाएगी। सबने मोहित और शालिनी को शुभकामनाएं दी और मोहित को शादी के बाद एक और पार्टी देने को कहा। मोहित ने भी हंसते हुए यह बात मान ली। सभी एकदम शांत थे। तभी दिवेश और रणधीर खड़े हो गए। दिवेश ने बोलना शुरू किया, आप सबको याद ही होगा कि आज हमें यह संदूक मिला था। रणधीर ने वह संदूक उठाकर टेबल पर रख दिया। दिवेश आगे बोला, जब हमने इस पर खोज की तो पाया कि यह संदूक 1875 का है। संदूक में से हमें जो डायरी मिली है वह भी कैप्टन विलियम जोनस की है। उनका जहाज मार्च 1975 में डूबा था। डायरी में सिर्फ 3 पन्ने लिखे गए हैं और जो लिखा गया है वह एक समुद्री टापू बेट के बारे में है। कैप्टन विलियम ने अपनी डायरी में उस बेट को कर्सड आइलैंड यानी श्रापित टापू कहा है। दिवेश आगे कहने लगा, कैप्टन विलियम लिखते हैं कि उस समय तक वह टापू खोजा नहीं गया था। जब वह उस टापू पर गए तो अजीबोगरीब घटनाएं हुई। उनके कंपास खराब हो गए और घड़ियां भी बंद पड़ गईं। वह आगे लिखते हैं कि उन्हें वहां एक गुफा भी मिली थी जिसमें बहुत सारा सोना पड़ा हुआ था, पर अजीब बात यह थी कि वह सोना बिस्किट्स के रूप में था। तो जाहिर है कि किसी ने वह वहां रखा होगा। लेकिन उस टापू पर पहुंचते ही उनके क्रू को प्लेग ने अपनी चपेट में ले लिया। दिवेश ने कहा, उस डायरी में एक नक्शा भी है जो उस टापू तक जाता है, पर हैरानी की बात यह है कि वह टापू आज तक नहीं खोजा गया है। हमें वह सैटेलाइट इमेजेस में भी कहीं नहीं मिला है। सभी एकदम शांत थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस कहानी पर विश्वास करें या नहीं। तभी करीम ने पूछा, तो वो जो सोने के बिस्किट्स हमें इस संदूक से मिले थे, क्या वही सोने की बात कैप्टन विलियम कर रहे होंगे? रणधीर ने जवाब दिया, हाँ शायद। तभी रौनक ने पूछा, इस डायरी में आखिरी एंट्री कब की गई है? रणधीर ने जवाब दिया, 12 मार्च 1975 की। इस बात पर सभी चौंक गए। करीम तो झट से तैयार हो गया, साथ में रणधीर भी। तभी रौनक ने सबसे कहा, यह सब तो ठीक है, पर वह बड़ा सा इंसानी दांत किसका है? और क्या हो अगर वह श्राप सही में हो? मोहित ने रौनक से सहमति जताते हुए कहा, वह तो बहुत दूर की बात है। क्या हो अगर वह टापू ही वहां न हो?
मुझे तो अब भी इन बातों पर विश्वास नहीं है। तभी पीछे से शालिनी की आवाज आई, जाकर देखने में क्या बुराई है। मोहित के साथ सभी चौंक गए। कल तक तो शालिनी को यह काम पसंद नहीं था, पर आज अचानक से उसे इस काम में दिलचस्पी कैसे आ गई थी। करीम ने शालिनी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक बोला भाभी जान। फिर रणधीर और दिवेश भी इस बात पर जोर देने लगे। रौनक सोच में पड़ गया कि वहां जाना सही होगा या नहीं। रौनक ने मोहित की राय मांगी। मोहित ने कहा, क्यों नहीं। तभी शालिनी ने बात को काटते हुए कहा, मोहित के साथ मैं भी आना चाहूंगी। सबकी नजरें अब शालिनी पर थीं। वह उस टापू पर जाने के लिए उतावली हो रही थी। मोहित ने शालिनी को समझाने की कोशिश की, बेबी बात को समझो, और वैसे भी हम मिशन पर कभी लेडीज को साथ नहीं ले जाते। इस पर शालिनी ने गुस्से में कहा, इसका मतलब तुम हमारे साथ आ रहे हो मियां। करीम ने मोहित से कहा, एक मिनट करीम, क्या मतलब कि हम लेडीज को साथ नहीं ले जाते। शालिनी ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, मैं वहां आना चाहती हूं। यह आपका आखिरी मिशन होगा और उसमें मैं आपके साथ रहूंगी। अब सभी शालिनी और मोहित का झगड़ा देख रहे थे, पर रौनक ने शालिनी को समझाते हुए कहा, देखिए भाभी जी, हमें आपको साथ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वहां कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हम सब अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, इसीलिए हम मिशन पर जाते हैं। अब शालिनी जैसे जिद पर अड़ गई। वह मोहित से बोली, मुझे नहीं पता, मैं वहां जाना चाहती हूं और मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेती हूं। मोहित ने बाकी टीम को देखा और कहा, ठीक है, शालिनी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और यह मेरा आखिरी मिशन होगा। अब यह देखकर पूजा भी बोल पड़ी, अजी मैं भी साथ जाना चाहती हूं। इस बात से करीम को गुस्सा आ गया। करीम ने पूजा पर चिल्लाते हुए कहा, अम्मा क्या बोलती हो, हम क्या वहां बिरयानी खाने को जा रहे हैं, तुम्हारा वहां क्या काम। अब पूजा भी आवाज बढ़ाते हुए बोली, वाह जी वाह, अभी शालिनी भाभी जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं, मैं भी आऊंगी। अब शालिनी भी पूजा के पक्ष में आ गई और करीम से बोली, आने दीजिए ना भैया, हम दोनों एक दूसरे को सहारा देंगे। अब करीम ने टीम की तरफ देखते हुए कहा, भाई लोग, पूजा की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो फिर तय रहा, हम लोग अगले शनिवार को ही निकलेंगे, यानी आज से 5 दिन बाद। ठीक है, रणधीर ने सबसे कहा। सबने हामी भर दी। शालिनी और पूजा का तो जैसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दिवेश और रणधीर का तो जैसे वर्ल्ड कप का सपना पूरा होने जा रहा हो। वहीं मोहित, रौनक और करीम को यह चिंता थी कि सब ठीक से होना चाहिए। अब तो उनके सिर की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई थी। कुछ ऐसे भी सवाल थे जिनका जवाब अब तक मिला नहीं था, जैसे कि कैप्टन विलियम का जहाज डूबा कैसे। वह बड़ा इंसानी दांत जो सोने की पोटली में रखा हुआ था, वह किसका था। क्या सच में उस जगह कोई टापू था, और अगर था भी तो क्या सच में वह श्रापित था। वह सोने के बिस्किट्स किसके थे जो उस टापू पर होने की बात डायरी में लिखी हुई थी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब सबको अपने अपने जवाब मिलने वाले थे। सभी सुबह 5 बजे तैयार होकर ऑफिस पर मिले। साथ साथ शालिनी और पूजा भी थीं, जो मिशन के लिए काफी उत्तेजित लग रही थीं। तभी रौनक अपने केबिन से कुछ कागज लेते हुए बाहर आया और सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। तो कैसा लग रहा है गाइस। सभी काफी अच्छे मूड में लग रहे थे। सबने रौनक को गुड मॉर्निंग कहा और रौनक सबको आगे का प्लान समझाने लगा। रौनक ने बोलना शुरू किया और सभी उसे ध्यान से सुनने लगे। रौनक ने कहा, इस नक्शे के हिसाब से हमें आज इंडियन ओशन से होते हुए जाना है। मैंने मौसम का हाल पता किया है। आज मौसम साफ रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर अगर मौसम बिगड़ता हुआ दिखे तो हम मिशन को वोटिंग बेसिस पर अबॉर्ट कर देंगे। कैप्टन विलियम का जहाज हमें यहां पर मिला था। रौनक नक्शे की तरफ एक जगह को मार्क करते हुए आगे बोला, तो हमें उसी के सीट में आगे बढ़ना है। हमारे आधुनिक मैप पर ऐसी कोई जगह ही नहीं है, तो हम उसी एरिया में 20 मील के इलाके में खोज करेंगे, और अगर कुछ नहीं मिलता है तो हम सीधा वापस लौट जाएंगे। मैंने हमारी नाव में एक ट्रांसपॉन्डर लगवाया है। अगर हमारी नाव को कुछ हो जाएगा तो बचाव कर्मियों को हमें ढूंढने में आसानी होगी। मैंने फ्यूल और लाइफ बोट्स भी चेक कर लिए हैं।
जहाज के मेंटेनेंस का क्या हाल है करीम? रौनक ने करीम से खबर लेते हुए पूछा। जहाज एकदम मकरन के माफिक चलेगी। आज सारी चीजों की जांच मैंने खुद की है, उसकी रिपोर्ट भी मोहित ने चेक की है, करीम ने जवाब दिया। गुड। और जहाज पर सैटेलाइट फोन और वॉकी टॉकी वगैरह का क्या हाल है रणधीर? और आपके सारे इक्विपमेंट ठीक चल रहे हैं ना? सैटेलाइट फोन और वॉकी टॉकी भी पूरे चार्ज हैं और एक्स्ट्रा बैटरियां भी हमने साथ ले ली हैं। उसकी चेकलिस्ट मैंने और दिवेश ने दो बार वेरीफाई की है, रणधीर ने जवाब दिया। वेरी गुड। तो कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा? अरे हाँ, जहाज पर खाने पीने के लिए कितना स्टॉक है? कहीं जहाज खराब हुआ तो बचाव कर्मियों के आने तक हमें खुद को बचाए रखना होगा, रौनक ने सवाल किया। शालिनी ने उतावलेपन में जवाब दिया। आप चिंता मत कीजिए रौनक भाई साहब, मैंने और पूजा ने काफी कुछ साथ लिया है। आज तो मैंने खास तैयारी की है। शालिनी की इस बात पर सभी हंसने लगे। तभी रौनक बोला, तो ठीक है, फिर चलो निकलते हैं और देखते हैं उस श्रापित बेट और उसके श्राप को। सभी अपनी अपनी बैग उठाकर नाव की ओर बढ़ने लगे। तभी रौनक ने मोहित से बंदूकों की रिपोर्ट पूछी। मोहित ने जवाब दिया, सब ओके है, हमारे पास सेल्फ डिफेंस के लिए काफी असला है। सभी नाव पर अपनी अपनी जगह पहुंच गए। शालिनी और पूजा तो जैसे किसी एडवेंचर ट्रिप पर जा रही हों। वे सब कुछ अपने अपने कैमरों में रिकॉर्ड कर रही थीं। मोहित और करीम ने कंट्रोल रूम में जाकर इंजन चालू किया और सभी आगे बढ़ने लगे। सुबह की ठंडी हवा सबको छूकर निकल रही थी। सभी को यह सफर काफी अच्छा महसूस हो रहा था। रौनक हर स्टेशन पर जाकर सबका हाल पूछ रहा था। यह जरूरी भी था, क्योंकि अगर काम में छोटी सी भी कमी होती तो वह एक बड़ी रुकावट पैदा कर सकती थी। शालिनी और पूजा सफर का लुत्फ उठाने में मस्त थीं। काफी देर तक जहाज उस दिशा में बढ़ता रहा जहां उन्हें कैप्टन विलियम का जहाज डूबा हुआ मिला था। तभी दिवेश, रणधीर और रौनक कंट्रोल रूम पहुंच गए। उन्होंने फिर से एक बार पूरे जहाज का बौरा निरीक्षण स्टडी किया और जहाज को एक जगह रोक दिया। दिवेश ने कहा, यह वही जगह है जहां पर हमें वह संदूक मिले थे, यहीं पर डूबा था कैप्टन विलियम का जहाज। मोहित ने सोनार चेक किया और दिवेश की बात को कंफर्म करते हुए कहा, बिल्कुल ठीक, हम अभी उस जहाज के ऊपर ही हैं, तो अब आगे के सफर की शुरुआत करते हैं। हमें यहां से 20 मील के इलाके की जांच करनी है। अगर कुछ उम्मीद दिखी तो हम सफर को आगे बढ़ाएंगे, रौनक ने बात को आगे रखते हुए कहा। सभी ने सहमति में सर हिलाया और आगे बढ़ने लगे। अब सबका ध्यान समुद्र की तरफ था। कोई राडार चेक कर रहा था तो कोई दूरबीन से समुद्र के क्षितिज को घूर रहा था। सभी थोड़ा तनाव महसूस करने लगे थे, क्योंकि वे इतनी दूर जिस चीज को खोजने आए थे वह आज तक किसी ने नहीं खोजी थी। ऊपर से वह श्राप भी कहीं न कहीं सबके मन में डर पैदा कर रहा था। क्या हो अगर वह श्राप सच हो? तभी मोहित को सोनार पर कुछ दिखाई दिया। उसने सबको सोनार स्टेशन के पास बुलाया। सभी लोग थोड़ी देर के लिए चौंक गए और मोहित के पास जाकर खड़े हो गए। मोहित ने सोनार स्क्रीन पर इशारा करते हुए कहा, हमारे नीचे एक और डूबा हुआ जहाज है। इस बात पर सभी थोड़े हैरान थे और सोच में पड़ गए, पर दिवेश के मुताबिक यह आम बात थी। उसने कहा, यह समुद्र है, ऐसी कई चीजें समुद्र के अंदर समाई हुई हैं। सबने दिवेश की बात पर यकीन करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। तभी रौनक ने मोहित से सवाल किया, हम कैप्टन विलियम के जहाज से कितनी दूर आ गए हैं? मोहित ने कहा, करीब 15 मील। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है, रौनक ने जवाब दिया। सभी की नजर अब समुद्र पर टिकी हुई थी। अचानक दूरबीन लिए हुए दिवेश को सामने कुछ दिखा। उसने रौनक से सवाल किया, रौनक, आपने सुबह कहा था कि मौसम साफ रहेगा, तो यह अचानक तूफान कैसा? रौनक और बाकी सब भी अब दिवेश जिस दिशा में देख रहा था उधर बारी बारी से देखने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। धीरे धीरे तूफान इनकी दिशा में ही बढ़ रहा था। अब समुद्र धीरे धीरे रौद्र रूप धारण करने लगा। रौनक ने सभी को कंट्रोल रूम में चलने को कहा। वहां जाकर रौनक ने कहा, क्या लगता है आपको, क्या हमें यहीं पर मिशन को अबॉर्ड कर देना चाहिए? रणधीर ने जवाब दिया,
यह तो छोटा सा तूफान लग रहा है, जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से चला भी जाएगा। वैसे भी समुद्र के इस हिस्से में ऐसे तूफान तो आते ही रहते हैं, हमें तूफान के जाने तक इंतजार करना चाहिए, दिवेश ने रणधीर का साथ देते हुए कहा। सही कह रहे हो रणधीर, वैसे भी हम लोग मंजिल के काफी करीब हैं, दिवेश ने कहा। अब रौनक की नजर मोहित पर थी। मोहित ने कहा, पर हम यूं ही तूफान में खड़े भी तो नहीं रह सकते और न ही तूफान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तभी करीम ने सुझाव देते हुए कहा, क्यों ना हम इस तूफान को घूमकर क्रॉस करें, बस थोड़ा चक्कर पड़ेगा पर हम आगे पहुंच जाएंगे। सभी के सुझाव को ध्यान में रखते हुए रौनक ने घूमकर जाने को मंजूरी दे दी। अब तूफान इनके करीब पहुंचने लगा था, पर करीम और मोहित ने होशियारी दिखाते हुए तूफान को चक्कर लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, पर अब घूमकर जाने के लिए शायद बहुत देर हो चुकी थी। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें अब इनके जहाज को कागज की तरह उड़ाने लगी थीं। मोहित और करीम पूरी कोशिश कर रहे थे, पर वह सफल नहीं हो पा रहे थे। अब तूफान काफी करीब आ चुका था। सबको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, पर अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। मोहित और करीम जहाज की पूरी शक्ति लगा रहे थे, पर काम नहीं बन रहा था। अब समुद्र की लहरें पूरे जहाज को गीला करने लगी थीं। इतनी ऊंचाई वाली लहरों से उनका सामना पहली बार हो रहा था। तभी अचानक से जहाज के इंजन रूम से कुछ टूटने की आवाज आई और जहाज का इंजन बंद हो गया। वह आवाज इतनी जोर की थी कि सभी अचानक हुई इस आवाज से डर गए। तभी एकदम से करीम बोल पड़ा, या अल्लाह, लगता है ड्राइव शाफ्ट टूट गई है। इस बात को सुनकर मोहित भी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। तभी रणधीर बोला, जल्दी हमारे केबिन की तरफ चलो, हम वहीं से कुछ रास्ता निकालेंगे। सभी लोग भागते हुए रणधीर और दिवेश के केबिन में पहुंच गए और तूफान के जाने का इंतजार करने लगे। करीम और मोहित इंजन रूम की तरफ दौड़े ताकि इंजन को हुए नुकसान का जायजा ले सकें। इधर केबिन में शालिनी और पूजा अब सबसे ज्यादा डरी हुई थीं। वे अब भगवान से प्रार्थना करने लगी थीं। तभी वहां पर करीम और मोहित पहुंचे। सभी उनका ही इंतजार कर रहे थे। आते ही मोहित बोल पड़ा, इंजन तो ठीक है, पर ड्राइव शाफ्ट टूट चुका है। हमें उसे ठीक करने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। अब क्या करें? शालिनी मोहित से पूछने लगी। तभी मोहित गुस्सा करता हुआ बोला, इसीलिए हम लेडीज को साथ नहीं लाते। अब समझी मैं क्या बोलना चाह रहा था। अब हम कुछ नहीं कर सकते। जहाज खराब हो चुका है और तूफान पूरी उफान पर है। अब तूफान के गुजरने तक इंतजार करना पड़ेगा। तूफान के कारण बड़ी बड़ी समुद्री तरंगें जहाज से आकर टकरा रही थीं, जिससे जहाज काफी अस्थिर हो रहा था। काफी देर तक यह सब चलता रहा। सभी रणधीर और दिवेश के केबिन में बैठे बैठे बस ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सब शांत होने लगा और धूप निकलती हुई दिखी। तूफान के गुजरने के बाद सभी लोग ऊपर आकर जहाज को हुए नुकसान का जायजा लेने लगे, पर इतना कुछ झेलने के बाद भी जहाज को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। अब सभी उस तूफान को खुद से दूर जाता देख सकते थे। रौनक ने दूरबीन उठाई और आसपास का जायजा लेना शुरू किया। देखते देखते उसकी नजर एक जगह रुक गई और उसके मुंह से आवाज निकली, ओ माय गॉड। उसने सबको बारी बारी दूरबीन देकर उस जगह को दिखाया। अब सभी हैरान हो गए थे। वहां सच में एक टापू था जो काफी करीब लग रहा था। अब सबके होश उड़ गए थे। इस जगह पर कोई भी टापू नहीं होना चाहिए था। करीम ने मैप चेक करते हुए कहा। तभी उसकी नजर जहाज के कंपस पर गई, जो अजीब तरीके से घूमने लगा था। उसने ये बात सबको बताई। क्या किसी की घड़ी काम कर रही है? दिवेश ने सबका ध्यान खींचते हुए कहा। अब सभी की नजर अपनी अपनी घड़ी पर गई। सबकी घड़ियों ने काम करना बंद कर दिया था। तो क्या यही वह श्रापित टापू है जिसके लिए हम इतनी दूर आए हैं? रौनक ने सबको देखते हुए सवाल किया। दिवेश और रणधीर ने खुशी से चिल्लाते हुए जवाब दिया, यही है वो। शालिनी और पूजा काफी डरी हुई थी। शालिनी ने डरते हुए पूछा, तो क्या वह श्राप सच में है? रणधीर ने शालिनी को देखते हुए कहा, नहीं नहीं भाभी, श्राप जैसा कुछ नहीं होता। तो फिर यह कंपस और हमारी घड़ियां कैसे बंद पड़ गई हैं? मैं तो कहती हूं वापस चलो यहां से। जो देखने आए थे उसे देख लिया हमने। पूजा ने डरते हुए कहा।
दिवेश ने कहा, देखिए पूजा भाभी, हमारी घड़ियां और कंपास एक चुंबकीय क्षेत्र में बंद पड़ जाते हैं और लगता है यह एक चुंबकीय क्षेत्र है, यह कोई श्राप नहीं है। रणधीर ने मोहित से पूछा, क्या हम जहाज को वहां तक नहीं ले जा सकते? मोहित ने जवाब दिया, नहीं, जहाज अभी 1 इंच भी नहीं बढ़ सकता। इंजन का काम किए बिना कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी शाम हो रही है, तो क्यों ना हम आज रात इसी बोट पर रुक जाएं और कल सुबह उस टापू पर चलें। रौनक ने सुझाव देते हुए कहा, कल क्यों, आज ही चलते हैं, वहीं पर रुक जाएंगे और सुबह टापू को एक्सप्लोर करेंगे। दिवेश ने जिद करते हुए कहा, पर क्या हो अगर वहां कुछ खतरा हुआ तो? करीम ने सवाल करते हुए कहा, तो ठीक है, मैं और मोहित जहाज की मरम्मत करने में लग जाते हैं। आप लोग जाकर टापू को अच्छे से चेक कर लो और अगर कुछ खतरा हुआ तो वापस आ जाना। तब तक शालिनी और पूजा जहाज पर ही रहेंगी। मोहित ने सुझाव देते हुए कहा, अगर खतरा नहीं हुआ तो आप हमें वॉकी टॉकी पर बता देना, हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, हम लोग जाकर टापू की जांच करते हैं, आप लोग भी ख्याल रखना। रणधीर ने भी मोहित का साथ दिया। करीम ने एक छोटी मोटर बोट पानी में उतारी और उसमें रौनक, रणधीर और दिवेश बैठकर टापू की ओर निकलने लगे। जाते वक्त रणधीर ने सबको एक वॉकी दिया और सभी वॉकी पर एक फ्रीक्वेंसी सेट करने को कहा। इधर जहाज पर मोहित और करीम जहाज ठीक करने में जुट गए। शालिनी और पूजा केबिन में उनकी मदद करने में लग गईं। छोटी मोटर बोट पर तीनों लोग धीरे धीरे करके टापू के करीब पहुंचने लगे और टापू के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। कुछ चक्कर काटने के बाद मोटर बोट का इंजन अटक अटक कर चलने लगा और बंद पड़ गया। अब यह क्या हो गया? लगता है इंजन में कचरा अटक गया है और हमारा जहाज भी काफी दूर है। अब क्या करें? रणधीर ने रौनक और दिवेश से परेशानी भरी आवाज में कहा, हम लोग टापू के काफी करीब हैं, तो क्यों ना टापू पर ही चलते हैं। रेत के किनारे बोट को लगा देंगे और पास से टापू की जांच करेंगे। दिवेश ने कहा, सही कहा दिवेश, वैसे भी शाम होते आई है, जितना जल्दी काम खत्म करेंगे उतना ही बेहतर है। रौनक भी दिवेश की बात पर राजी होते हुए बोला। इन लोगों ने चप्पू का उपयोग करते हुए टापू की तरफ बढ़ना शुरू किया। आखिरकार हम पहुंच ही गए। चलो इस बोट को अच्छी जगह पर लगाकर आगे की जांच करते हैं, रणधीर ने रौनक और दिवेश से कहा। सबने बोट को एक जगह पर पत्थर से बांधकर टापू पर आगे बढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर जाते ही रेत का किनारा खत्म हो गया और पेड़ों से घिरा एक जंगल शुरू हो गया। सबने आसपास का इलाका छान मारा, पर सिवाय जंगली पेड़ों और कुछ जहरीले सांपों के कुछ नहीं मिला। इधर जहाज पर इंजन रूम में कई घंटों की मशक्कत के बाद भी काम नहीं बना था। अब मोहित और करीम भी काफी थक गए थे, साथ ही शालिनी और पूजा भी। सबका हाल काफी बुरा था। तभी मोहित ने घड़ी में समय देखा और चिल्ला पड़ा, 4 घंटे हो गए पर अब तक बाकी टीम की कोई भी खबर नहीं आई है। ये लोग कर क्या रहे हैं उस टापू पर? मोहित, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई? मियां, मैं वॉकी पर बात करके देखता हूं, करीम ने मोहित को जवाब देते हुए कहा। करीम ने वॉकी पर बहुत बार कोशिश की, पर आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इधर रणधीर और बाकी टीम का भी यही हाल था। ऐसा लगता है इस टापू के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पर वॉकी भी दूर तक काम नहीं करते, दिवेश ने कहा। पर अब क्या करें, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। हमारी मोटर बोट खराब हो गई है, हमें उनको कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि हमारे साथ हुआ क्या है, नहीं तो वह लोग खामखा टेंशन में रहेंगे। रणधीर ने दिवेश की बात का जवाब देते हुए कहा, एक काम करते हैं, किसी ऊंची जगह चलते हैं, वहां से लाइट सिग्नल दे देंगे, रौनक ने सुझाव पेश किया। सभी लोगों ने टापू पर नजर डाली तो पता चला वहां 2 ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। सभी ने उनमें से छोटे वाले पर बढ़ना शुरू किया। जंगल काफी घना था, इन्हें आगे बढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी। ऊपर से वहां सांप और जहरीले मच्छर काफी तादाद में थे। रौनक ने मेडिकल किट में से एक क्रीम निकाली और सबको अपने शरीर पर लगाने को कहा, जिससे इन्हें जहरीले मच्छरों से छुटकारा मिले। इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया और चलते चलते एक तालाब के पास जा पहुंचे। तालाब का पानी एकदम शांत दिखाई दे रहा था।
इन्होंने तालाब से आगे बढ़ना शुरू किया और थोड़ा आगे जाते ही इन्हें झाड़ियों से इंसान के कराहने की आवाज सुनाई दी। सभी थोड़े हैरान थे, पर पास जाने पर पता चला कि यह एक इंसान ही है। वह काफी दिनों से भूखा प्यासा लग रहा था और मच्छरों की वजह से काफी बीमार भी दिख रहा था। तीनों उसके पास गए तो वह थोड़ा डर गया और छुपने की कोशिश करने लगा। रणधीर, दिवेश और रौनक भी थोड़ा घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस अनजान टापू पर यह कौन है और डर क्यों रहा है। रौनक उसके थोड़ा पास गया और कहा, डरो मत, हम कुछ नहीं करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या आप हिंदी जानते हैं? कौन हो तुम और यहां कैसे आए? उस आदमी ने सवाल किया। मेरा नाम रौनक है और ये दोनों मेरे साथी हैं। हम यहां इस अनजान टापू की खोज करते हुए आए थे, रौनक ने जवाब दिया। रौनक की इस बात पर वह हंसने लगा और कहा, आप लोगों को इस टापू के बारे में शायद पता नहीं है, यहां सिर्फ मौत है। अब रौनक, दिवेश और रणधीर थोड़ा डर गए। दिवेश ने पानी की बोतल आगे करते हुए कहा, लीजिए पानी, आप काफी प्यासे लग रहे हैं। पानी की बोतल देखते ही उसने झट से दिवेश से बोतल ली और पूरा पानी एक साथ खत्म कर दिया। उसने कहा, काफी दिनों बाद पीने का पानी मिला है। रौनक ने उसकी तबीयत की जांच की और कहा, आप तो काफी बीमार हैं, मैं आपको दवाई दे देता हूं जिससे आपको थोड़ा बेहतर महसूस होगा। रौनक ने मेडिकल किट से एक इंजेक्शन और एक दवाई की बोतल निकाली। उसे इंजेक्शन देते हुए कहा, आपको कुछ खा लेना चाहिए। दिवेश ने अपने बैग में से कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाले और सबको खाने को दिया। ये लोग भी काफी भूखे थे। आप कौन हैं और आप यहां कैसे पहुंचे? आप देखने में तो हिंदुस्तानी लगते हैं, रणधीर ने उस आदमी से सवाल किया। इनकी मदद देखकर उस आदमी को इन पर भरोसा हो गया। मेरा नाम शिवम है, मैं मुंबई का रहने वाला हूं और अपने मर्चेंट जहाज का कप्तान भी, उस आदमी ने कहा। आखिर आपके साथ हुआ क्या था? आप हमें थोड़ा साफ साफ बताइए, रौनक ने शिवम से कहा। मैं और मेरा क्रू जहाज से इंडिया वापस लौट रहे थे, तभी अचानक एक तूफान ने इस टापू से करीब 5 मील दूर हमारे जहाज को डुबो दिया। हम लोग करीब 20 लोगों ने लाइफ बोट से अपनी जान बचाई और इस टापू पर आ गए। शायद हमारी मौत यहीं लिखी थी। शिवम बोलते बोलते थोड़ा शांत हो गया। इस टापू पर उन लोगों का कब्जा है। वो लोग इस इलाके में आने वाले हर किसी को जान से मार देते हैं, यहां तक कि इस टापू के तालाब का पानी भी जहरीला है। इतना बोलकर शिवम ने सबसे चिल्लाते हुए पूछा, क्या आप में से किसी ने उस तालाब के पानी को पिया तो नहीं? नहीं। नहीं तो क्यों? क्या है उस पानी में? रौनक ने पूछा। उस तालाब का पानी इंसान के शरीर के सारे तत्व सोख लेता है। उस पानी को पीने के बाद मौत पक्की है, शिवम ने आगे कहा। मेरे जहाज के कुछ आदमी इस पानी को पीते ही बीमार पड़ने लगे और एक एक करके मरने लगे। यह देखकर मैंने उस पानी को छुआ तक नहीं। आपने कहा कि इस टापू पर किसी का कब्जा है, कौन है वो लोग? दिवेश ने शिवम से पूछा। वो लोग समुद्री लुटेरे हैं। ऐसा लगता है कि 100 से 200 सालों से वो लोग इसी टापू को छुपने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ऐसा बोलकर शिवम उठ खड़ा हुआ और छोटी पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। अब दिवेश, रौनक और रणधीर को कुछ कुछ समझ आने लगा था। मोहित ने जिस डूबे हुए जहाज को सोनार पर देखा था वही शिवम का जहाज था, और कैप्टन विलियम जिस बीमारी को प्लेग समझ रहे थे वो प्लेग नहीं बल्कि यहाँ के पानी का असर था। पर कुछ सवाल अब भी थे जिनके जवाब मिलना बाकी थे। चलते चलते ये लोग छोटी पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां जाकर शिवम ने झाड़ियों में छुपने को कहा। सभी लोग झाड़ियों में छुपकर बैठ गए। थोड़े से इंतजार के बाद इन्हें बड़ी पहाड़ी के कुछ हिस्सों से रोशनी आती हुई दिखाई दी। ऐसा लग रहा था वहां कई लोग हैं जो काफी समय से रह रहे हैं। तभी शिवम का ध्यान क्षितिज पर खड़े रौनक के जहाज पर गया। क्या वह तुम्हारा जहाज है? शिवम ने धीरे से पूछा। हाँ, वह हमारा ही जहाज है। मेरे बाकी के साथी वहां पर ही हैं, रौनक ने शिवम से कहा। उन्हें कहो कि अपनी जहाज की सारी लाइट्स बंद कर दें, वरना यह लोग उस जहाज को भी डुबा देंगे, शिवम ने कहा। शिवम की इस बात पर सब चौंक गए। आखिर कोई जहाज को भला कैसे डुबा सकता है?
रणधीर ने शिवम का मजाक उड़ाते हुए कहा, टॉर्पीडो से? इनके पास एक पनडुब्बी भी है जिसमें से यह लोग अफीम और सोने की तस्करी करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा इतना बड़ा जहाज सिर्फ तूफान से डूबा होगा? शिवम ने गुस्से में कहा। अब रौनक, रणधीर और दिवेश को पसीना आने लगा। अब क्या करें? अगर किसी की नजर में जहाज आ गया तो? दिवेश और रणधीर ने चिल्लाते हुए कहा। तभी रौनक ने एक टॉर्च निकाली और जहाज की तरफ टॉर्च को जलाने और बुझाने लगा। जब वॉकी से संपर्क नहीं हुआ तो मोहित ने शालिनी और पूजा को जहाज के ऊपर जाकर दूरबीन से बाकी टीम की खबर लेने को कहा। करीम और मोहित इंजन रूम में जहाज को ठीक करने में व्यस्त थे। थोड़ी देर बाद शालिनी इंजन रूम में भागती हुई आई और मोहित से कहने लगी, टापू पर से कोई हमारी ओर टॉर्च से इशारा कर रहा है। मोहित ने करीम से काम खत्म करने को कहा और तेजी से ऊपर आ गया। ये मोर्स कोड है, जल्दी से पेन और पेपर ले आओ, मोहित ने कहा। शालिनी और पूजा भागते हुए पेन और पेपर ले आईं। मोहित दूरबीन से उस लाइट की तरफ देखकर पेपर पर कुछ लिखने लगा। लिखना खत्म होते ही वह दौड़ता हुआ कंट्रोल रूम में गया और जहाज पर की सारी लाइट्स बुझा दी। करीम कम इन, करीम कम इन, ओवर, मोहित ने वॉकी टॉकी पर कहा। उधर से करीम की आवाज आई, करीम हेयर, ओवर। मोहित ने फिर से कहा, करीम जल्दी से ऊपर आओ, यहाँ एक प्रॉब्लम है, ओवर एंड आउट। ये सुनकर शालिनी और पूजा और भी घबराने लगी। तभी वहां करीम आया। उसके पूरे कपड़ों पर मरम्मत करते हुए काले दाग पड़ गए थे। आते ही उसने पूछा, क्या प्रॉब्लम है? मोहित ने टापू पर से आती हुई लाइट की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह हमारी टीम है, उन्होंने खतरे का इशारा दिया है। थोड़ी देर बाद वह बाकी का मैसेज देने वाले हैं। पर उन्होंने क्या कहा? क्या वे किसी मुसीबत में तो नहीं हैं? करीम ने जोर से पूछा। मोहित ने उसके हाथ में वह पेपर रखा जिस पर मैसेज था और फिर से टापू की तरफ दूरबीन से देखने लगा। करीम ने जब पेपर पर का मैसेज पढ़ा तो उस पर लिखा था, सारी लाइट बुझा दो, अगले मैसेज का इंतजार करो। रौनक, ये क्या है मियां? वो लोग किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? करीम ने मोहित से परेशानी भरी आवाज में पूछा। उम्मीद करो कि वह किसी मुसीबत में ना हो, मोहित ने करीम से कहा। इधर जहाज की लाइट बुझते ही रौनक, रणधीर और दिवेश ने राहत की सांस ली। अब क्या करें? कहीं उन्हें हमारे आने की भनक तो नहीं लग गई ना? दिवेश ने शिवम से पूछा। लगता तो नहीं है, वरना अब तक उन्होंने उस राक्षस को भेज दिया होता, शिवम ने कहा। यहां एक राक्षस भी है, पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है यहां पर, रौनक ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। शिवम, हमें पूरी बात बताओ, आपके इस टापू पर आने के बाद से क्या क्या हुआ? रणधीर ने शिवम से पूछा। शिवम ने बोलना शुरू किया। हमारा जहाज डूबने के बाद मैं और मेरे क्रू के साथी लाइफ बोट में इस टापू पर आए थे। हमें पता नहीं था कि यहाँ कोई टापू भी होगा। नक्शे पर ऐसी कोई जगह नहीं है। यहाँ आते ही हमने काफी संदेश भेजने की कोशिश की, पर इस टापू के पास आते ही हमारे सैटेलाइट फोन और बाकी की इलेक्ट्रॉनिक चीजों ने काम करना बंद कर दिया। जब मेरे क्रू को उस तालाब के जहरीले पानी ने मारना शुरू किया तो मैं और मेरे दो साथी, जिन्होंने उस तालाब का पानी नहीं पिया था, हम लोग उन लोगों को बचाने के लिए पूरे टापू पर कहीं मदद मिलने की कोशिश में भटकने लगे। पर तभी उन पर उस राक्षस ने हमला किया। उसका कद करीब 12 फीट होगा। मेरे सारे भाई जैसे दोस्त एक एक करके मेरे सामने मारे गए। मैंने इस टापू के बारे में और खोजबीन शुरू की तो मुझे इस टापू के कई राज पता चले। और वह क्या है? रौनक ने पूछा। यहाँ पर करीब 11 लोग ही हैं। वो लोग उस गुफा में रहते हैं जो उस बड़े पहाड़ी पर है। ये लोग अलग अलग देशों के हैं, जिसमें हमारा देश भी आता है। इनका बॉस एक अफ्रीकन इंसान लगता है। इन लोगों ने उसी गुफा में एक छोटी सी फैक्ट्री खोली है, जिसमें वो लोग तस्करी वाले सोने को पिघलाकर बिस्किट्स बनाते हैं और वहीं पर अफीम भी स्टोर करके रखते हैं। इनके पास एक छोटी जर्मन पनडुब्बी भी है जो दूसरे विश्व युद्ध की लगती है। ये लोग सारी तस्करी उसी से करते हैं। अब पूरी बात समझ में आने लगी है, दिवेश ने कहा। कौन सी बात? शिवम ने पूछा। बहुत लंबी कहानी है, बाद में सुनाएंगे।
पहले यहां से निकलते हैं, रणधीर ने बात को बीच में काटते हुए कहा। तभी उनकी तरफ कोई आता हुआ दिखा। ये एक 12 फीट लंबा इंसान लग रहा था जो काफी बूढ़ा लग रहा था। ये वही राक्षस है, शायद अब हम नहीं बचेंगे, शिवम डर के मारे चिल्लाने लगा। ये कोई राक्षस नहीं है बल्कि कोई आदिमानव लग रहा है, दिवेश ने शिवम से कहा। अपने हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ वरना सब मारे जाओगे। हमें पता है तुम यहां छुपे हो, दूसरी पहाड़ी से किसी ने चिल्लाते हुए कहा। अब क्या करें, उनको कैसे पता चला कि हम यहां हैं? रणधीर ने घबराते हुए पूछा। पहले जहाज पर संदेश भेज देता हूं, रौनक ने घबराते हुए कहा और अपनी टॉर्च को फिर से जहाज की तरफ जलाने और बुझाने लगा। इधर मोहित और करीम को फिर से टापू पर कुछ रोशनी आती हुई दिखी। मोहित ने मैसेज को डिकोड करते हुए कहा, खतरा, आप लोग यहां से निकलो, मदद ढूंढो। रौनक, सभी जल्दी से बाहर निकलो वरना सब मारे जाओगे। सामने वाली पहाड़ी से फिर आवाज आई। सभी काफी डरे हुए थे और एक एक करके बाहर आ गए। सभी को यहां लेकर आ जाओ। यह आदेश शायद उस आदिमानव जैसे इंसान के लिए था। उस आदिमानव ने इन सभी को एक भयानक नजर से देखा और आगे बढ़ने लगा। अब यह सभी उस पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। सभी काफी घबराए हुए थे। उनके मन में सिर्फ एक ही विचार था कि आगे उन लुटेरों की टोली है और पीछे यह आदिमानव। अब क्या होगा, कौन जाने। चलते वक्त रौनक ने नोटिस किया कि उस आदिमानव के गले पर एक इलेक्ट्रॉनिक बेल्ट लगी हुई है। काफी चढ़ाई के बाद सभी उस पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए जहां से इन्हें आवाज आई थी। ऐसा लग रहा था कि पहाड़ी की गुफा में इन लुटेरों का अड्डा है। इस गुफा के दरवाजों पर काफी आधुनिक ऑटोमेटिक हथियार लगे हुए थे जिन्हें शायद रिमोट से चलाया जाता होगा। गुफा में थोड़ी देर चलने के बाद यह लोग एक जगह रुके जहां का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। मानो पहाड़ी तो सिर्फ दिखावा हो, अंदर एक विशाल काय महल बना हुआ था। तभी इनके कानों पर एक आवाज आई, हमारी रियासत में आप सभी मेहमानों का स्वागत है। उस तरफ से एक महंगे सूट बूट में एक आदमी चला आ रहा था। देखने में यह हिंदुस्तानी ही लग रहा था, पर इसका रहन सहन किसी अंग्रेज से कम नहीं था। अब यह सभी और ज्यादा घबरा गए। वहां की ठंडी हवा भी जैसे अब इन्हें चुभने लगी हो। सभी एकदम शांत खड़े थे, जैसे इन सभी की जुबान अटक गई हो। तो आखिरकार कुछ नए लोगों की भर्ती हो ही गई। इतना बोलकर वह आदमी अजीब ढंग से हंसने लगा। अब सभी का दिल और भी ज्यादा तेजी से धड़कने लगा था। तभी हिम्मत करके दिवेश ने पूछा, आप कौन हो और ये कौन सी जगह है? काफी अच्छा सवाल है, तो शुरुआत करते हैं तुम्हारे पहले सवाल से कि मैं कौन हूं। मेरा नाम है नंबर 9। और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब यह है कि यह वह जगह है जिस पर से कोई भी आज तक बच के जा नहीं पाया। इतना बोलकर वह आदमी और जोर से हंसने लगा। वह सब तो ठीक है, पर यह कैसा नाम है? नंबर 9। क्या तुम तुम्हारे भाई बहनों में 9 नंबर के हो? रणधीर ने मजाक करते हुए कहा। उसे उस शख्स का नाम सुनकर काफी हंसी आ रही थी, पर इस बात से उस शख्स को जो खुद को नंबर 9 बता रहा था काफी गुस्सा आ गया। उसने रणधीर से कहा, बहुत हंसी आ रही है ना? फिर उसने उस आदिमानव को आदेश दिया, इन्हें तहखाने में ले जाओ। जब आखिरी सांस तक काम करोगे तो हंसना भूल जाओगे। अब सभी लोग रणधीर की तरफ गुस्से से देख रहे थे, मानो अभी अभी रणधीर ने इन सब की कब्र खुदवाई हो। वह आदिमानव इन सभी को तहखाने में ले जाने लगा। तभी रौनक ने नंबर 9 से कहा, माफ कीजिए नंबर 9 जी, मेरा दोस्त थोड़ा मजाक कर रहा था। उसका आपके दिल को चोट पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था। पर रौनक की बात मानो उसने सुनी ही नहीं। अब सभी तहखाने की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते सभी रणधीर को समझा रहे थे कि दोबारा इस तरह की गलती ऐसे नाजुक हालातों में मत करना। शायद अब रणधीर भी समझ गया था कि उससे गलती हो गई है। तहखाने में पहुंचते ही इन सभी को और बड़ा झटका लगा, क्योंकि वहां लगभग 100 से ज्यादा लोगों को कैद करके रखा गया था। इनमें पुरुषों के साथ साथ कुछ औरतों को भी रखा गया था। वह तहखाना मानो हिटलर की जेल लग रहा था। सभी लोगों की हालत खराब लग रही थी। वह सभी लोग सोने के गहनों को पिघलाकर ईंटों में तब्दील कर रहे थे। इतना सारा सोना सभी ने पहली बार ही देखा था।
इन लोगों को उस आदिमानव ने सबसे आखिरी वाली जेल में डाल दिया और खुद दूसरी तरफ की जेल में जाकर बैठ गया। सभी को अब यह लगने लगा कि इन सभी का आखिरी समय अब सच में पास है। रौनक ने दबी आवाज में कहा, अब सब कुछ मोहित और करीम के हाथों में है। उन्होंने जल्द से जल्द मदद मिलने का इंतजाम करना चाहिए। अब सभी लोग उस तहखाने को निहारने लगे। वह तहखाना उस महल के नीचे बना हुआ था जिसमें वे 11 लोग रहते थे। सभी दरवाजों पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स लगे हुए थे और एक घूमता हुआ कैमरा सभी जेलों पर नजर रखता था। तभी रौनक ने जेल के दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाई, कोई है? हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। दिवेश रौनक को चुप करवाते हुए बोला, रौनक क्या कर रहे हो? मरवाओगे क्या? देखा नहीं, अभी रणधीर के छोटे से मजाक ने हमें जेल में पहुंचा दिया है। रौनक ने दिवेश को आंख मारते हुए कहा, बस उस नंबर 9 से कुछ बातचीत करना चाहता हूं, कुछ जानकारी हासिल करनी है। आप लोग बस मेरा साथ देना। रौनक की आवाज सुनकर घूमता हुआ कैमरा इन लोगों की जेल की तरफ मुड़ा और रुक गया, मानो कोई दूसरी तरफ से इन्हें देख रहा हो। रौनक ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, कोई है? हमें पानी चाहिए। अब इस बार इन्हें बाजू वाली जेलों में बंद कैदियों की खुसर फुसर सुनाई देने लगी और थोड़ी ही देर में नंबर 9 आता हुआ दिखा। उसके हाथ में एक छोटी सी पानी की बोतल थी और साथ में 2 खूंखार बॉडीगार्ड भी थे। उसने रौनक की जेल के सामने आकर पानी की बोतल रौनक को दी और कहा, अगर दोबारा आवाज आई तो याद रखना, तुम तो मरोगे ही, साथ में तुम्हारे साथी भी मारे जाएंगे। अब चुपचाप बैठ जाओ। रौनक ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पानी लाने के लिए। आप काफी महान इंसान लगते हो जो खुद पानी लेकर यहां तक आए, वरना आप किसी के हाथ से भी भेज सकते थे। आप सच में अच्छे दिल के इंसान लगते हो। रौनक की इस बात पर नंबर 9 को थोड़ा गर्व हुआ और उसके चेहरे पर थोड़ी पूजा आ गई। इसी हंसी को रौनक ने देख लिया और आगे बोला, आप तो हिंदी जानते हो, क्या आप हिंदुस्तानी हो? अगर हो तो आप शायद सब हिंदुस्तानियों में सबसे अमीर होंगे जिनके पास इतना सारा सोना है। इतना सोना तो किसी छोटे देश को खरीदने के लिए काफी है। रौनक की बातों में आकर नंबर 9 थोड़ा और मुस्कुराया और कहा, तुम मुझे पसंद आए। तुम्हारी नजर बहुत ही पारखी किस्म की लगती है। मैं तुम्हें कोई अच्छा सा काम दूंगा। हाँ, मैं हिंदुस्तान से ही हूं, पर मेरी 2 पुश्तें इसी टापू पर रही हैं। नंबर 9 तारीफ का काफी भूखा लग रहा था और इसी बात का फायदा रौनक लेना चाहता था। इसीलिए रौनक ने उसकी भर भर के तारीफ करनी शुरू की और कहा, आपको तो किसी रियासत का महाराजा होना चाहिए था। आप इस टापू पर क्या कर रहे हो? आप में वह सारी खूबियां हैं जो किसी बादशाह में होती हैं। रौनक की इस बात पर अब सभी ने हामी भरी और नंबर 9 को और खुश करने की कोशिश करने लगे। अरे नहीं नहीं, मैं यह भी किसी बादशाह से कम नहीं हूं। मैं जिसे चाहे उसे खत्म कर सकता हूं। मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं जो चाहे वह कर सकता हूं। नंबर 9 अब पूरी तरह से रौनक की बातों में आने लगा था। रौनक को भी यही चाहिए था। अब जब वह बातों में आने ही लगा था तो रौनक ने मतलब की बात करना शुरू किया। पर बुरा मत मानिए साहब, आपको हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको हिंदुस्तान जाना चाहिए। वैसे आप इस टापू पर कैसे आए? इस टापू पर मैं नहीं आया, मैं पैदा ही यहां हुआ था। वह तो मेरे महान दादाजी और उनके कुछ साथियों ने मिलकर इस टापू पर अपना साम्राज्य बनाया है। नंबर 9 ने कहा। इनकी बातों के बीच में ही एक आवाज आई, नंबर 9 कम टू मीटिंग रूम। मुझे जाना होगा, पर याद रखना अगर कोई होशियारी दिखाई तो सभी मरोगे। यह बोलकर नंबर 9 वहां से निकल गया। मोहित और करीम को रौनक का मैसेज मिलते ही वे लोग जहाज ठीक करने में लग गए। काफी मुश्किल के बाद काम पूरा हुआ। शालिनी और पूजा भी इन लोगों की मदद कर रही थीं। जहाज ठीक होते ही हमें मदद लेकर आनी होगी, वरना मुश्किल बढ़ सकती है। मोहित ने डरे हुए भाव से कहा। तुम टेंशन मत लो मियां, रौनक, रणधीर और दिवेश किसी भी हालत से निकलने की काबिलियत रखते हैं। करीम ने मोहित को दिलासा देते हुए कहा। जहाज ठीक हो गया और इंजन काम करने लगा था, पर अभी भी वॉकी या सैटेलाइट फोन काम नहीं कर रहे थे। सभी कंट्रोल रूम में चलो
रात बहुत हो गई है, पर कोई भी जहाज का बल्ब चालू नहीं किया जाएगा। सबसे पहले हमारे जहाज को इस टापू से दूर ले चलो, पर याद रहे कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। मोहित ने सभी को निर्देश दिया। सभी कंट्रोल रूम में गए और करीम और मोहित ने जहाज की कमान संभाली। जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सभी के चेहरों पर तनाव था। सुबह से सुहाना और रोमांचक लगने वाला सफर अब डरावना और खतरनाक हो चुका था। जहाज जब टापू से दूर जाने लगा तो मोहित और करीम को रौनक और बाकी साथियों की फिक्र होने लगी। पता नहीं उन लोगों के साथ क्या हुआ है, उन्हें क्या पता चला होगा जिससे सभी ने हमें मदद लाने को कहा होगा। शालिनी ने मोहित से कहा, पता नहीं, पर जो भी हुआ होगा काफी बुरा रहा होगा, वरना ये लोग कभी भी हमें यहां से जाने को नहीं कहते। मोहित ने शालिनी से कहा, पता है, इसीलिए मेरे घर वालों ने तुम्हें यह काम छोड़ने को कहा था, पर तुम सुनते ही कहां हो। शालिनी ने गुस्से में कहा। शालिनी की इस बात पर अब मोहित भी भड़क उठा। अच्छा, इस टापू पर कौन आना चाहता था? किसने जोर दिया यहां आने के लिए? यह सारी तुम्हारी गलती है। ना ही तुम जोर देती और ना ही कोई यहां आता। हम तो इस टापू की कहानी को खारिज कर चुके थे, पर तुम्हारी वजह से यहां तक आना पड़ा। अब जाओ यहां से, मेरा दिमाग पहले ही काफी खराब है। मोहित और शालिनी का आपस में झगड़ा देखकर करीम ने मोहित से कहा, आप लोग थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकते क्या? यहां हमारे साथियों की जान शायद खतरे में है, इसीलिए खुदा के वास्ते अपना झगड़ा बाद के लिए बचा के रखो। करीम की बात सुनकर मोहित शांत हो गया। करीम ने पूजा से कहा, आप भाभी को लेकर नीचे केबिन में जाकर आराम करो, हम कुछ सोचते हैं। पूजा और शालिनी वहां से निकल गए। करीम ने मोहित से फिर कहा, जाने दो, शालिनी की बात को दिल पर मत लो, अब यह सोचो आगे क्या करना है। तभी करीम ने देखा कि उनके रडार ने काम करना शुरू कर दिया था। वह जोर से चिल्ला उठा, जल्दी से सैटेलाइट फोन देखो, वो चल रहा है क्या? मोहित भी अब थोड़ा खुश हो गया। उसने भागते हुए फोन ले आया और देखा तो वह भी ठीक से काम कर रहा था, यानी अब यह लोग टापू के चुंबकीय क्षेत्र से बाहर आ चुके थे। जल्दी से जहाज उस जगह ले चलो जहां हमें कैप्टन विलियम का जहाज मिला था। वह जगह यहां से नजदीक है और वह समंदर के व्यस्त रास्तों में से एक है। शायद आसपास कोई जहाज मिल जाए तो हम मदद ले सकते हैं, मोहित ने कहा। तभी मोहित के मन में उसके दोस्त का ख्याल आया जो इंटरपोल में काम करता था। उसने तुरंत उसे फोन किया और सारी बातें बता दी। मोहित की बातों पर पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, पर मोहित की अच्छी जान पहचान होने के कारण वह उसकी मदद करने के लिए मान गया। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए मदद भेजता हूं, तुम बस अपनी लोकेशन बताओ। थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली थी और साथ में मदद आने वाली थी, इसीलिए मोहित थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। इधर रौनक, शिवम, रणधीर और दिवेश जिस जेल में वे थे उसके बगल वाली जेल से कुछ आवाज आई, तुम सब मरने वाले हो। रौनक और बाकी सब अब थोड़े चौंक गए। उन्हें लग रहा था कि वहां उनके अलावा कोई नहीं है। रणधीर को रहा नहीं गया और उसने उस शख्स से पूछा, आप कौन हो और आप यहां कैसे आ गए? वह शख्स अब चुप हो गया, मानो किसी चीज से डर हुआ हो। रणधीर ने फिर से आवाज लगाई, भाई कुछ तो बोलो, कौन हो आप? क्या आप भी यहां के कैदी हो? उस आदमी ने धीरे से कहा, हमारे बीच बनी दीवार के आखिरी हिस्से की तरफ आओ जहां अंधेरा है। अब सभी उस जगह पहुंच गए। वह जगह पर काफी दुर्गंध थी, मानो वहां पिछले कैदी अपनी गंदगी करते हों। काफी मच्छर भी थे, पर रौनक ने इस टापू पर आते ही मच्छरों को भगाने वाला क्रीम लगाने को कहा था, जिससे इन्हें मच्छरों का अब उतना खतरा नहीं था। तभी उस आदमी की फिर से आवाज आई, इस तरफ, इस तरफ। अब सबकी नजर एक छोटे से छेद पर गई जहां से उन्हें उस दूसरे आदमी की धुंधली धुंधली शक्ल दिखाई दे रही थी। यहां पर सभी जगह कैमरे हैं, तो आप में से कुछ लोग ऐसे जतावट नहीं है, उस दूसरे आदमी ने घबराते हुए सुझाव दिया। तभी रौनक ने शिवम और रणधीर को दरवाजे पर जाकर खड़े होने को कहा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब आप बता सकते हो जो भी आप जानते हो, दिवेश ने उस जेल वाले कैदी से कहा। उसने बोलना शुरू किया, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं अमेरिका में एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता था।
मेरी खासियत है कि अगर सही मशीनें मिल जाएं तो मैं किसी भी कम्युनिकेशन को काट सकता हूं या किसी भी जगह से कम्युनिकेशन बना सकता हूं। एक दिन मेरे ऑफिस में एक शख्स आया जिसे मेरी जरूरत थी। वह मुझे अच्छी सैलरी देने को भी तैयार था। उस आदमी ने मेरे अकाउंट में एडवांस के तौर पर एक मोटी रकम डाल दी थी और मुझे इस जगह पर ले आया। मुझे लगा था कि मैं CIA या फिर किसी गुप्त प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं, पर जल्द ही मुझे यहां की कालाबाजारी के बारे में पता चल गया। मैंने इन लोगों के लिए एक हाई पावर मैग्नेटिक फील्ड जनरेटर बनाया जो इस टापू के चुंबकीय क्षेत्र जैसा ही है मगर काफी शक्तिशाली है। साथ साथ मैंने इन लोगों के लिए एक मशीन बनाई जो मेरे मैग्नेटिक रेडिएशन को काटकर एक सुरक्षित कम्युनिकेशन लाइन बनाती है, जिससे यह लोग पूरी दुनिया में कहीं भी संपर्क बना सकते हैं। पर इन लोगों से छुपाकर एक लाइन मैंने अपने लिए भी बना ली थी, पर अगर मैं बाहर की दुनिया से जुड़ने की कोशिश करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा और यह लोग मुझे भी मार देंगे। इसीलिए मैं अब तक चुप हूं। अभी अभी मैंने उन लोगों की बातों को सुना है। उन्होंने कहा है कि तुम लोगों का जो जहाज खराब हुआ था वह अब जा चुका है। उन्हें शक है कि तुम लोग जासूस हो, इसीलिए कल सवेरे तुम सबको मार देंगे। उस आदमी की बात सुनकर सबके बदन से एक डर की लहर सी दौड़ गई, पर अब शिवम को काफी गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, इन लोगों ने मेरे साथियों को मारा है, मैं भी मारने ही वाला था, पर अब जब भगवान ने मुझे एक मौका दिया है तो इसकी जरूर कोई वजह होगी। मैं इनके हाथों से नहीं मरने वाला। हम लोग यहां से जरूर निकलेंगे। शायद करीम और मोहित ने जहाज को ठीक कर लिया होगा और उन्होंने इमरजेंसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मदद लाने गए होंगे। रौनक ने कहा, तो हमें बस इस कैद से निकलना है, बाकी हम लोगों के पास कल तक मदद पहुंच जाएगी। रणधीर ने कहा, पर दिवेश का ध्यान कहीं और था। उसने उस दूसरे कमरे वाले कैदी से पूछा, अगर आप कम्युनिकेट कर लो तो क्या हम इस जगह से मदद का संदेश पूरी दुनिया में भेज सकते हैं? हाँ, पूरी दुनिया। तो क्या मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी भेज सकता हूं, पर उसके लिए मुझे वह मैग्नेटिक जनरेटर बंद करना होगा। पर मैं यह चीज सिर्फ एक शर्त पर करूंगा, आप लोगों को मुझे भी साथ लेना होगा। उस आदमी ने जवाब दिया। रौनक ने हामी भरी और कहा, हम तुम्हारे साथ साथ बाकी लोगों को भी यहां से निकाल लेंगे। पर बोलते बोलते रौनक सोच में पड़ गया। पर क्या? आगे वाले शख्स ने पूछा। वह आदमखोर इंसान और उन बॉडीगार्ड से कैसे बचेंगे? रौनक के सवाल पर सभी लोग थोड़ी सोच में पड़ गए। तुम उसकी चिंता मत करो, आज उनका माल बाहर जाने वाला था, इसीलिए बॉडीगार्ड और बाकी सब पनडुब्बी वाले हिस्से में होंगे, और अभी आधी रात का समय है तो सिक्योरिटी वाले कमरे में भी सब सो रहे होंगे। और बची बात उस आदमखोर इंसान की, तो वह एक बेल्ट से कंट्रोल होता है। एक बार मैं कंट्रोल रूम पहुंचा तो उसका इंतजाम मैं कर दूंगा, पर हमें जो करना है अभी करना होगा, वरना कल के दिन तुम्हें मारने के आदेश दिए गए हैं। उसने जवाब दिया, मानो वह जेल से भागने को बेताब था। तुम्हारा नाम क्या है? रणधीर ने उस आदमी से पूछा। सैम, उसने जवाब दिया। वेलकम टू डी टीम सैम, दिवेश ने सैम से कहा। तो तय रहा, हम अभी जेल से भागेंगे। सबसे पहले हमें इस जेल से निकलकर किसी भी तरह सैम को कंट्रोल रूम पहुंचा देंगे। बाकी लोग सभी को जेल से निकालकर जंगल की तरफ ले जाएंगे, पर याद रहे यह काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। रौनक प्लान समझाते हुए बोला। तभी सैम ने कहा, आप में से किसी को जाकर जनरेटर को बंद करना होगा, जिससे सभी सिस्टम बंद पड़ जाएं, क्योंकि बैकअप जनरेटर को चालू करने के लिए किसी को सबमरीन रूम से जनरेटर रूम तक आना होगा। उसके लिए आम इंसान को 15 मिनट लगेंगे। तब तक मैं कंट्रोल रूम में जाकर उस हाई पावर मैग्नेटिक फील्ड को बंद कर दूंगा और फिर एक तेज मदद का सिग्नल भेजूंगा जो आसपास के 2 देशों को सुनाई देगा, जिससे इस जगह का पता सबको चल जाएगा। सभी को सैम का सुझाव बहुत अच्छा लगा। शिवम और दिवेश ने उस आदमी से पूछकर इस पूरी पहाड़ी का एक नक्शा बनाया। सभी ने अपना अपना काम बांट लिया। रौनक और सैम कंट्रोल रूम की तरफ जाएंगे, शिवम और दिवेश जनरेटर बंद करेंगे और रणधीर सभी कैदियों को जंगल की तरफ ले जाएगा। तो चलो तांडव शुरू करते हैं, शिवम ने गुस्से से कहा।
दिवेश ने अपनी बैग से टूल किट निकाली और उसने जेल के दरवाजे पर लगे इलेक्ट्रॉनिक ताले को खोलना शुरू कर दिया। पर तभी उसका ध्यान कैमरे पर गया जो घूमकर उसी तरफ आ रहा था, इसलिए उसे थोड़ी देर रुकना पड़ा। पर कैमरे के वापस घूमते ही उसने उस ताले को तोड़ दिया और दरवाजा खुल गया। जल्दी से मेरे को बंद करो, शिवम ने दिवेश से कहा। दिवेश ने भी जल्दी से जाकर कैमरे के केबल काट दिए और सैम के जेल का ताला भी तोड़ दिया। अब सभी आजाद थे, सभी अपने अपने काम पर लग गए। सैम और रौनक ने सबसे विदा लेते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। दिवेश और शिवम भी नक्शे को देखते हुए जनरेटर रूम की तरफ निकल गए। रणधीर ने कैदियों को इशारे से चुप करते हुए उन्हें शांत रहने को कहा। सैम और रौनक कैमरों से बचते बचते आगे बढ़ रहे थे। सैम को इस जगह के बारे में काफी कुछ पता था। वह शायद यहां बहुत समय से रह रहा होगा। ये लोग अब महल के अंदर घुस चुके थे और छुपते छुपते आगे बढ़ रहे थे। सैम का ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम पर था, पर रौनक का ध्यान इस महल की सुंदरता पर था। इतना बड़ा महल आज तक उसे देखने को नहीं मिला था। काम पर ध्यान दो, अगर गलती हुई तो मारे जाएंगे सब, सैम ने रौनक को टोकते हुए कहा। रौनक और सैम अब कंट्रोल रूम के पास आ गए। सैम ने बड़ी चालाकी से कंट्रोल रूम के दरवाजे को खोला। वह सच में एक होशियार इंजीनियर था। अंदर एक सोते हुए सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई भी नहीं था। दरवाजा खुलते ही उसकी नींद खुल गई, पर तब तक रौनक और सैम ने हमला करके उस सिक्योरिटी गार्ड को केबल से बांध दिया। वहां पर कई सारे स्क्रीन थे जिन पर उस जगह लगे कैमरों की लाइव तस्वीरें आ रही थीं, जिसमें उनका कैद खाना भी शामिल था, जिसका कैमरा उन्होंने खराब कर दिया था, पर शायद दूसरा कैमरा सब देख रहा था। उन्होंने देखा कि सबमरीन रूम में कुछ लोग सोना और अफीम सबमरीन में चढ़ा रहे थे और वहीं पर नंबर 9 भी मौजूद था। जल्दी करो, मैं इस पर नजर रखता हूं, रौनक ने सैम से कहा। बस अब तुम मजा देखो, अब इन्हें बताता हूं कि मैं क्या चीज हूं। सैम ने अपनी उंगलियां कंट्रोल पैनल पर चलाईं और उस हाई पावर मैग्नेटिक जनरेटर को बंद कर दिया। साथ ही मदद का सिग्नल भी भेज दिया। सिग्नल भेजते ही सैम ने देखा कि सबमरीन रूम में हलचल तेज हो गई थी। शायद उन लोगों को पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या करें, रौनक ने सैम से कहा। तुम बस देखते जाओ, सैम ने कहा। उसने सबमरीन रूम का दरवाजा बंद कर दिया और कैदियों के रूम के सारे दरवाजे खोल दिए, सिवाय उस नरभक्षी आदिमानव की जेल के। उन्होंने देखा कि रणधीर सभी को बाहर निकाल रहा है और सभी जंगल की ओर भाग रहे हैं। तभी उन्होंने देखा कि वहां के गार्ड्स ने दरवाजे को तोड़ दिया है और वे लोग अब कंट्रोल रूम की तरफ ही आ रहे हैं। निकलो यहां से, रौनक ने सैम से कहा। हां जरूर, पर पहले आखिरी काम तो कर दूं, सैम ने बोलते हुए वहां पड़ी एक कुर्सी से कंट्रोल पैनल को तोड़ दिया। अब ठीक है, चलो यहां से, सैम ने कहा। अब ये लोग भी तेजी से पहाड़ी से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े। थोड़ी देर भागने के बाद ये लोग गुफा के बाहर पहुंच गए। तभी सैम की नजर उन ऑटोमेटिक मशीन गन पर पड़ी जो दरवाजे के पास रखी थी। सैम ने कहा, अभी तक जनरेटर बंद हो जाना चाहिए था। ये लोग ऊंचाई से कहीं भी निशाना लगा सकते हैं और ये बहुत खतरनाक हैं। तभी उस मशीन गन में हलचल शुरू हो गई, मानो किसी ने उसे एक्टिवेट कर दिया हो। पर इसके पहले कि कुछ होता, पावर बंद हो गई, जिससे मशीन गन भी बेकार हो गई। मुझे दिवेश पर पूरा भरोसा है, वह हमेशा काम पूरा करता है, रौनक ने मुस्कुराते हुए सैम से कहा। सैम ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो दिख ही रहा है, अब चलो जल्दी। सैम ने मशीन गन के तारों को काट दिया और रौनक और सैम पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। दिन निकलने में अभी कुछ समय बाकी था, पर सभी लोगों ने अंधेरे की परवाह किए बिना जंगल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। रौनक और सैम अब पहाड़ी से निकलकर उस जगह पहुंच गए जहां उन्होंने मोटर बोट लगाई थी। सैम ने मोटर बोट को देखते ही कहा, बढ़िया, अब चलो, यहां से नहीं जा सकते। मेरे दोस्त अभी भी जंगल में कहीं भटक रहे होंगे, पहले उन्हें आने दो। और वैसे भी वह मोटर बोट खराब है, रौनक ने कहा। इधर जहाज पर मोहित और करीम मदद का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके जहाज के रेडियो पर एक सिग्नल मिला। यह वही सिग्नल था जो सैम ने भेजा था। यह तो मदद का सिग्नल है,
और अजीब बात यह है कि ये उसी जगह से आ रहा है जहां पर तो टापू है। करीम ने हैरानी जताते हुए कहा, मैं समझ गया, यह जरूर हमारे साथियों का सिग्नल है। हमें वहां जाना होगा। जहाज घुमाओ अभी के अभी। मोहित ने कहा, हमें रुकना चाहिए। जब तक हमारे साथ कुछ पुलिस या आर्मी नहीं होती, वह लोग भी आते ही होंगे। बिल्कुल नहीं, हमें अभी निकलना चाहिए। चलो यहां से जल्दी। मोहित ने जोर देते हुए कहा, ठीक है मियां, तो चलो। करीम भी अब जोश में आ गया था। करीम और मोहित ने देखा कि एक बड़ा कार्गो शिप भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था। हालांकि वह अपने तय रास्ते से भटक गया था। शायद सिग्नल को देखकर ये लोग भी मदद के लिए जा रहे होंगे। मोहित ने करीम से कहा, तो चलो उनसे मदद मांगते हैं। उस जहाज से रेडियो संपर्क करके देखते हैं। करीम ने कहा, ठीक है, ये सही रहेगा। मोहित ने रेडियो से दूसरे जहाज पर संदेश भेजा, कार्गो शिप कम इन, कार्गो शिप कम इन। क्या आपको भी मदद का सिग्नल मिला है? ओवर। आगे के जहाज से जवाब आया, यस, यह ईगल आई कार्गो शिप है। हमें भी सिग्नल मिला है, शायद कोई जहाज डूब रहा होगा। चलो मदद करते हैं। ओवर। हेलो ईगल आई, मेरा नाम मोहित है। यह मदद का सिग्नल एक टापू से आया है। वहां कुछ लोग फंसे हैं, चलो बचाते हैं उन्हें। ओवर। मोहित ने जवाब दिया, हेलो मोहित, दिस इज कैप्टन स्पीकिंग। यहां कोई टापू नहीं है, आपको भ्रम हुआ है। यह जरूर किसी जहाज का सिग्नल है, शायद किसी बड़े जहाज का। ओवर। कार्गो शिप से जवाब आया, इन लोगों को क्या पता कि वहां सच में एक टापू है। छोड़ो, जाने दो, थोड़ी देर में दिन निकलेगा, तब तक हम वहां पहुंच जाएंगे। इन्हें अपनी आंखों से देखने दो, करीम ने मोहित से कहा। अब दोनों जहाज उस टापू की ओर बढ़ने लगे। टापू अब सिर्फ 5 मील दूर था, पर इस बार न तो रडार और न ही रेडियो बंद हुए थे। यह देखकर करीम बोला, शायद हमारे साथियों ने श्रापित टापू को शाप से मुक्त कर दिया है। देखो, अभी भी रडार काम कर रहा है। पता नहीं उन लोगों का क्या हाल होगा। मोहित ने दबे सहमे स्वर में कहा। टापू पर अब दिन निकल गया था। रौनक और सैम अभी भी बोट के पास खड़े होकर शिवम, दिवेश, रणधीर और बाकी कैदियों की राह देख रहे थे। दिन निकलते ही जो टापू रात को भयानक लग रहा था, वह अब खूबसूरत दिखने लगा था। पर उनके दोस्त अभी तक नहीं पहुंचे थे। तभी झाड़ियों से कुछ आवाजें आने लगीं। पहले तो सैम और रौनक डर गए, पर फिर वहां से दिवेश और शिवम के साथ साथ बाकी कैदी भी निकल कर आए, जो कल रात तक कैद में थे। सभी को देखकर रौनक और सैम को काफी राहत मिली। सभी ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया। अब आगे क्या? शिवम ने रौनक से पूछा। मोहित और करीम का इंतजार, रौनक ने जवाब दिया। सैम ने कहा, डोंट वरी गाइस, अब देखना यह है कि सिग्नल ने अपना काम किया है या नहीं। तभी वहां पर वे सिक्योरिटी गार्ड्स हथियार लेकर पहुंच गए, जो रात में सबमरीन रूम में थे। उन्होंने सबको घेर लिया। तभी पहाड़ी पर लगे स्पीकर से आवाज आई, मैंने तुम्हें कहा था होशियारी मत करना, वरना सब मारे जाओगे। पर तुमने तो हद पार कर दी है। तुम नहीं जानते हम लोग कौन हैं और क्या कर सकते हैं। तुम सब अब मरने वाले हो। अलविदा साथियों, अब दोबारा मुलाकात नहीं होगी। सबको मार दो। यह आवाज नंबर 9 की थी। अब सिक्योरिटी गार्ड्स हमला करने ही वाले थे। तभी जहाज के सायरन की आवाज आई। सबका ध्यान उस ओर गया। उन्होंने देखा कि वहां इंडियन नेवी का एक जहाज, रौनक का जहाज और वह कार्गो शिप भी था। तीनों जहाज टापू के काफी करीब पहुंच गए थे। यह देखकर रौनक ने हंसते हुए उन गार्ड से कहा, तुम हमें मार दोगे तो तुम भी नहीं बच पाओगे। तुम्हें देखते ही नेवी वाले गोली मार देंगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। रौनक सौदेबाजी में माहिर था। सभी को उसका यह हुनर यहां भी देखने को मिला। गार्ड्स अब थोड़े डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने बंदूक नीचे कर दी और रौनक की तरफ देखने लगे। सभी अपने हथियार समुद्र में फेंक दो और अपनी यूनिफॉर्म उतारकर हम लोगों में शामिल हो जाओ। उनको कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम में से कोई भी आपका नाम किसी को नहीं बताएगा, रौनक ने गार्ड्स से कहा। सभी गार्ड्स ने एक एक करके हथियार समुद्र में फेंक दिए और रौनक के कहे मुताबिक अपनी यूनिफॉर्म उतारकर कैदियों में शामिल हो गए। तभी सभी ने देखा कि तीनों जहाजों से लाइफ बोट उनकी ओर आ रही थीं। आखिरकार हमने कर दिखाया,
पर यह तुम्हारे बिना नहीं हो सकता था, सैम ने रौनक और बाकी साथियों से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। थोड़ी ही देर में लाइफ बोट उनके पास पहुंच गई। कुछ बोट में इंडियन नेवी के सैनिक थे, कुछ में कार्गो शिप के जवान। एक लाइफ बोट में मोहित था, जो रौनक, दिवेश और रणधीर को देखते ही जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। सभी भागते हुए मोहित की ओर बढ़े। एक एक करके सभी ने मोहित को गले लगाया, मानो कई सालों बाद मिले हों। तो मिला कोई खजाना? मोहित ने आंखों में आंसू लिए सबकी टांग खींचते हुए कहा। हाँ, अब जाकर मिला है, तुम जो हो हमारा खजाना, रणधीर ने मोहित को जवाब दिया। इस पर सभी जोर से हंस पड़े। तभी नेवी के अफसर की आवाज आई, सभी लोग इधर आइए, कृपया इधर आइए। सभी लोग उनके पास जाकर इकट्ठा हो गए। वह अफसर बोला, आप सभी हमारे साथ इंडिया चलेंगे, वहां से आपको आपके घर भेज दिया जाएगा। अगर कोई यूएस से है तो हमारे साथ एक कार्गो शिप है जो वहां जा रहा है, आप उसमें जा सकते हैं, हम लोग आपका क्लियर करवा देंगे। थोड़ी देर में अफसर ने औपचारिकताएं पूरी की और कुछ लोगों को इंडिया ले जाने की तैयारी शुरू की। कुछ लोग उस कार्गो शिप में जाने वाले थे, जिसमें सैम भी था। सैम ने जाते जाते रौनक और सभी से आखिरी बार गले मिलकर कहा, मैं लालच के कारण यहां आया था और तुम सबकी लालच के कारण तुम सब यहां फंसे, पर इस लालच ने हम सबको मरवा ही दिया था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं यहां से कभी निकल पाऊंगा। आप सभी का शुक्रिया। सच में इंडियन लोग काफी बहादुर और चालाक होते हैं। सभी ने सैम से विदा ली। वह लाइफ बोट में बैठकर निकल गया। तो चलें यहां से या फिर यहीं रुकने का इरादा है? मोहित ने एक बार फिर टांग खींचते हुए कहा। चलो जल्दी, मैं यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहता, शिवम ने मोहित की बात पर जवाब दिया। तुम कौन हो? मोहित ने शिवम से पूछा। ये अब हमारा दोस्त है, दिवेश ने मोहित से कहा। तो चलो फिर निकलते हैं, वैसे भी हम लोग अब मशहूर होने वाले हैं, मोहित ने हंसते हुए कहा। सभी लाइफ बोट में बैठकर अपने जहाज की तरफ रवाना हो गए। जाते जाते सबकी नजर अभी भी उस टापू पर थी, जहां इंडियन नेवी के जवान पूरे टापू की तलाशी ले रहे थे। अब सभी अपने जहाज पर वापस आ गए। करीम, शालिनी और पूजा ने खुशी से सबका स्वागत किया। जहाज अब घर की ओर निकल पड़ा। शिवम को अपने साथियों के खोने का काफी दुख था, पर जान बचने की खुशी भी थी। साथ ही उसे नए दोस्त भी मिल गए थे। अब जहाज पर करीम, मोहित और शालिनी सब यह जानना चाहते थे कि उस टापू पर आखिर क्या हुआ था। पर रौनक ने बात को काटते हुए कहा, छोड़ो यार ये सब बातें, तैयार हो जाओ। रौनक की यह बात सुनकर सभी खुशी से बोल पड़े, बिल्कुल तैयार। लेकिन शिवम को कुछ समझ नहीं आया कि यह सब चल क्या रहा है। उसने धीरे से दिवेश से पूछा, किस चीज के लिए तैयारी हो रही है? दिवेश ने हंसते हुए जवाब दिया, यह रौनक का हमेशा का स्टाइल है। उसे किसी भी चीज की खुशी हो तो वह पार्टी देता है, और आज शाम को पार्टी होगी। सभी तैयार हैं और हमारे साथ तुम भी चलो। शिवम ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल आऊंगा। अब जहाज धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा था। सभी एक बार फिर साथ थे। सबका मन शांत था। वे अपने शरीर को छूती ठंडी हवा को महसूस कर रहे थे। शाम को ऑफिस के बाद सभी फिर से जमा हो गए। थापा ने हमेशा की तरह पार्टी का बेहतरीन इंतजाम किया था। सभी काफी खुश लग रहे थे। शिवम भी काफी दिनों बाद यह माहौल महसूस कर रहा था। पार्टी शुरू ही होने वाली थी कि एक पुलिस वैन वहां आ पहुंची। उसमें से मोहित का वही इंटरपोल वाला दोस्त उतरा। अरे वाह, यहां तो पार्टी हो रही है, उसने कहा। मोहित ने जाकर उसके गले मिलते हुए कहा, अब तो 4 चांद लग गए तुम्हारे आने से। मोहित ने उसका परिचय सबसे कराया। यह मेरा दोस्त है जयदीप। यह इंटरपोल में एक बड़े पद पर काम करता है। यूं समझो कि इसी ने इंडियन नेवी को तुम सबकी जान बचाने के लिए भेजा था। सभी ने जयदीप का स्वागत किया। जयदीप ने कहा, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे आप सबको कुछ बातें बतानी हैं, फिर मैं यहां से चला जाऊंगा। सभी ने जयदीप को बैठने के लिए कहा और उसके आसपास बैठ गए। जयदीप ने बोलना शुरू किया, तुम लोगों का पाला जिस ग्रुप से पड़ा है उसका नाम है इल्यूमिनाटी। यह एक सीक्रेट सोसाइटी है। ये लोग काफी खतरनाक मंसूबे रखते हैं। इनका बस एक ही मकसद है, दुनिया पर राज करना।
यह ग्रुप 1776 में बवेरिया में बना था। वहां के राजा ने इस ग्रुप के सदस्यों को ढूंढ ढूंढ कर मारने के आदेश दिए थे। तब एक रात में ही यह लोग गायब हो गए। जहां तक उस समुद्री टापू की बात है, तो हो सकता है इस ग्रुप के कुछ सदस्य बाद में समुद्री लुटेरे बन गए हों। उसी दौरान उन्हें वह टापू मिला जहां उन्होंने अपने काले कारनामों का अड्डा बनाया। जो शख्स हमें वहां मरा हुआ मिला, उसने काफी डॉक्यूमेंट जला दिए थे, लेकिन कुछ सबूत हमारे हाथ लग गए हैं। जयदीप ने कुछ तस्वीरें सबके सामने रखी, जिनमें एक आदमी खुद को गोली मार चुका था। यह खुद को नंबर 9 बताता था, जयदीप ने कहा। शिवम ने गुस्से से कहा, अच्छा हुआ मर गया। जयदीप ने कहा, बिल्कुल ठीक, ये लोग कुल 11 लोग हैं। इस आदमी के पास से हमें जो सबूत मिले हैं, उनसे पता चलता है कि यह इल्लुमिनाती ग्रुप का मेंबर था। उसने खुद को इसलिए खत्म कर लिया क्योंकि वह हमारी पकड़ में आने वाला था। यह ग्रुप हमेशा खुफिया तरीके से काम करता है। ड्रग्स, सोना और हथियारों की तस्करी, इनसे इनकी कमाई होती है। यही पैसा यह लोग आतंकवादी गतिविधियों और राजनीतिक हत्याओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह लोग किसी भी नेता को खरीदने की ताकत रखते हैं। अगर वह नहीं माना तो उसे हटाकर उसकी जगह नया लीडर खड़ा करते हैं। इनका बस एक ही मकसद है, किसी भी तरह दुनिया पर राज करना। इंटरपोल की नजर हमेशा से इस ग्रुप पर थी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह लोग ऐसी जगह से काम कर रहे होंगे जो इस दुनिया के नक्शे पर ही नहीं है। ऊपर से वह जगह एक चुंबकीय क्षेत्र थी, जिसके कारण जहाज वहां भटक जाते थे। इस चीज का उन्होंने फायदा उठाया और एक इंजीनियर की मदद से उस टापू के चुंबकीय क्षेत्र को और बढ़ा दिया। यह एक बड़ी साजिश थी, शालिनी ने कहा, पर अब यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इनका सारा सोना और ड्रग्स की भारी मात्रा अब हमारे कब्जे में है। साथ ही उस समुद्री टापू पर अब इंडिया का हक है, क्योंकि वहां पर सबसे पहले इंडियन फौज पहुंची थी। उस सोने का क्या करोगे आप? करीम ने पूछा। वह सोना अब इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और वह सोना हमने आज ही वहां से हटा दिया है। यकीन नहीं होता, इतना सारा सोना एक जगह से मिला है, जयदीप ने कहा। और उस राक्षस का क्या? शिवम ने पूछा। वह कोई राक्षस नहीं है, वह एक आदमखोर जानवर है। पर कमाल की बात यह है कि उस जानवर की उम्र 200 साल है, जयदीप ने कहा। जयदीप की बातों को सुनकर अब सभी हैरान थे, क्योंकि वे सचमुच मौत के मुंह से बचकर आए थे। अब सब कुछ साफ होने लगा था। कैप्टन विलियम के जहाज का डूबना, उनके साथियों का वह जहरीले तालाब का पानी पीकर बीमार हो जाना, आदमखोर इंसान का एक दांत कैप्टन विलियम के पास से मिलना और साथ ही सोने के सिक्के मिलना, उस टापू का किसी भी नक्शे पर न होना, अब सबके समझ में कुछ कुछ आने लगा था। इसका मतलब कोई श्राप था ही नहीं, बस विज्ञान था, रणधीर ने कहा। वैसे अब मुझे चलना चाहिए, पर एक बात का ख्याल रहे, उस ग्रुप के बाकी लोग अभी भी बाहर हैं, इसलिए आप लोग इस बात को किसी से शेयर मत कीजिएगा, जयदीप ने सबको चेतावनी देते हुए कहा। अब मैं चलता हूं। जयदीप विदा लेकर जाने लगा। तभी शिवम की नजर एक सूटकेस पर पड़ी जो जयदीप की थी। आपकी सूटकेस तो लेते जाइए, शिवम ने जयदीप से कहा। जयदीप पीछे मुड़ा और कहा, अब से यह आप सभी की है। सबने जयदीप को विदा किया और वापस पार्टी में आ गए। इस सूटकेस को खोलकर देखते हैं, हर बार की तरह रणधीर और दिवेश ने कहा। बैग खोलते ही सब खुशी से झूम उठे, क्योंकि उसमें 6 सोने की ईंटें थीं, यानी सबके हिस्से में एक एक ईंट। अब सभी और भी ज्यादा खुश थे, क्योंकि इस एक ईंट की कीमत मार्केट में लगभग 2 करोड़ थी। सभी ने पार्टी का खूब मजा लिया। आखिरकार उनकी मेहनत ने रंग तो जरूर लाई थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।